Hi dear students, welcome back to Intelligence Career Institute. Myself Dr. Indikhavadar. Today I am going to discuss about the chemical coordination and integrations. Join fast. Hi, Namaskar, Shashyakar, Adab, Khushamdeed, Satyameva Jayate. Ram Ram. Happy Doctors Day to all future doctors. थैंक यू गाइस। बहुत फास्ट ज्वाइन करिए बच्चों, शुरू करते हैं इसी के साथ। काफ़ी खूबसूरत टॉपिक है आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आ गए सारे के सारे बच्चे? गुड इवनिंग टू ऑल। सर आपकी आवाज़ में जादू है, जोश है। थैंक यू सर। आज का लेक्चर तगड़ा है, हार्मोन अच्छे से पढ़ाएंगे। जी बेटा, एकदम आग लगा के पढ़ाएंगे, क्योंकि हार्मोन से ही हमारी बॉडी में आग लगती है। इसी वजह से कहते हैं कि अच्छा सोचो, गड़बड़ सोचोगे, जैसा सोचोगे वैसे हार्मोन से रिलीज होंगे, वैसा तुम्हारा एक्शन होगा। तुम बहुत ही जो है सर आज का लेक्चर तगड़ा। हाँ, आज का लेक्चर ज़बरदस्त होगा। हैप्पी बर्थडे वफा। हाँ थैंक यू। चलिए यहाँ भी बच्चों आज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, जो खूबसूरत सा टॉपिक है। आज हम लोग लास्ट टॉपिक है, कल से शुरू करेंगे 12th की एनसीईआरटी। ठीक है ना बच्चों? तो 12th की एनसीईआरटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे हम लोग चैप्टर को बहुत ही ईजी वे में हम लोग कवर करेंगे। आप लोग इंटेलिजेंस कैरियर इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए है ना, नोट्स चाहिए बच्चों, तो आप ज़रूर ज्वाइन करिए इसको, और जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है ना, बहुत ज़रूरी है सब्सक्राइब करना। दूसरी चीज़ यहाँ पे आप देख रहे हैं डॉक्टर हैदर सर हैं, अंसारी सर हैं और दानिश सर हैं। सब लोग पढ़ चुके हैं। नया बैच हमारा शुरू हो चुका है, जिसकी फ़ी बच्चों मिनिमम फ़ी रखी गई है, जिससे हर बच्चा डॉक्टर बने। ठीक है ना, जब डॉक्टर बनेंगे तो डॉक्टर बढ़ेंगे। ठीक है ना, जब डॉक्टर बढ़ेंगे तो फिर क्या होगा, अच्छा ट्रीटमेंट होगा, लोगों का अच्छा इलाज होगा। तो इसी वजह से मिनिमम फ़ी रखी गई है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या बन सकें, डॉक्टर बन सकें, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर बने। तो एनसीईआरटी से बाहर पढ़ाना है क्या? नहीं बेटा, एनसीईआरटी से बाहर काहे पढ़ाएंगे, काहे परेशान हो रहे हो। चलिए शुरू करते हैं बच्चों हम लोग अब इसी से। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं जो है हार्मोन। हम लोगों ने कल पढ़ा था बच्चों, न्यूरॉन के बारे में भी पढ़ा था हम लोगों ने, है ना। न्यूरल कोऑर्डिनेशन पढ़ा था। और नवरत्न को बुला दो जरा, नवरत्न को। बेटा यहाँ पे ऑनलाइन बच्चे कम आ रहे हैं, जब हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं ना तो जगह नहीं होती है हाल में। ठीक, इस वक्त पूरी हाल फुल है। खैर कोई नहीं। न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म कल हम लोगों ने पढ़ा था। जो न्यूरोनल मैकेनिज्म थी बच्चों, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होते थे, बताया था इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होती हैं। और इंडोक्राइन में बच्चों केमिकल इम्पल्सेस जनरेट होती हैं, केमिकल्स के थ्रू होता था। और इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो होती हैं बच्चों, ये क्या होंगी, बहुत फास्ट होती हैं, ये बहुत फास्ट होती हैं। जबकि केमिकल इम्पल्सेस जो होती हैं ये क्या होती हैं बच्चों, स्लो होती हैं। क्या होती हैं? स्लो होती हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा था, कल हम लोगों ने पढ़ा था। ये पॉइंट टू पॉइंट एक्शंस होता है, ठीक है ना, जबकि ये वाइड स्प्रेड इसका एक्शंस होता है। और ये ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होती हैं बच्चों, ब्लड के थ्रू होते हैं। किसके थ्रू होते हैं? ब्लड के थ्रू होते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग अगर हार्मोन की डिफिनीशन देखें तो हार्मोन में बच्चों क्या होते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना। न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नॉन न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो याद रखना, न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, नॉन न्यूट्रिएंट सब्सटेंस, यानी ये जो होंगे हमें न्यूट्रिशंस नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना। और दूसरी चीज़ बच्चों, इंटरसेलुलर होंगे या इंट्रासेलुलर। इंटरसेलुलर सब्सटेंस, इंटरसेलुलर सब्सटेंस, तीन चीज़ बहुत मस्ट है इसकी डिफिनीशन में। ये साइंटिफिक डिफिनीशन है बेचा। नॉन न्यूट्रिएंट्स होंगे, इंटरसेलुलर सब्सटेंस होते हैं, और प्रोड्यूस जो होते हैं ट्रेस अमाउंट में। कितने लोगों को याद आ रहा है, नैनोग्राम में प्रोड्यूस होते हैं। ये लाइन कहाँ लिखी हुई थी, हमने पढ़ाया था बायोमोलिक्यूल्स के अंदर, अगर आपको याद हो। ठीक है ना, बायो ब्राइटनेस ज़्यादा है। नवरत्न को ज़रा बुलाओ। सही किया, अच्छा बस बेटा अभी सही हो जाएगी।
ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, अगर हम लोग डिफिनीशंस देखें तो डिफिनीशंस में क्या है, नॉन न्यूट्रिएंट सब्सटेंस होते हैं बच्चों, इंटरसेलुलर सब्सटेंस होते हैं, नॉट इंट्रासेलुलर, और ट्रेस अमाउंट में होते हैं। तुम्हें ये भी याद रहेगा, ये भी याद रहेगा, लेकिन तुम ये भूल जाते हो, इंट्रा लगा देते हो। क्या लगा देते हो? इंट्रा। ठीक। अब इसमें क्या होगा बच्चों, अब आप बताइए हार्मोन जो होंगे ये कहाँ किससे प्रोड्यूस होते हैं? इंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस करती है हार्मोन को, इंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस दी हार्मोन एंड रिलीज्ड इनटू ब्लड। किस में रिलीज होते हैं बच्चों? ब्लड में रिलीज होते हैं, इसी के थ्रू इसका एक्शंस होता है। अब इसी में मैं फटाफट जो है क्लासीफाई कर दूं ग्लैंड्स को। अगर ग्लैंड्स को हम लोग क्लासीफाई करें बच्चों तो ग्लैंड्स जो होती हैं वो 3 तरीके की होती हैं। कैसी होती हैं? 3 तरीके की होती हैं। एक होती है बच्चों इंडोक्राइन ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड होती है बच्चों? इंडोक्राइन ग्लैंड होती है। दूसरी होती है बच्चों एक्सोक्राइन ग्लैंड। कैसी ग्लैंड होती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। तीसरी होती है मिक्स ग्लैंड। क्या होती है? मिक्स ग्लैंड, या हम कहें बच्चों हेट्रोक्राइन ग्लैंड, या हम कहें हेट्रोक्राइन ग्लैंड होती हैं, हेट्रोक्राइन ग्लैंड होती हैं। अगर हम इंडोक्राइन ग्लैंड की बात करेंगे बच्चों तो हम लोग एक लाइन बड़ी खूबसूरत सी यहाँ पे लिखेंगे कि ये डक्टलेस होती है। क्या होती है? डक्टलेस ग्लैंड होगी, डक्टलेस होगी। और एक्सोक्राइन में हम लोग कहेंगे विद डक्ट होगी। क्या होगी बच्चों? विद डक्ट होगी। और अगर मिक्स और हेट्रोक्राइन ग्लैंड में बात करें तो मिक्स ग्लैंड सिर्फ एक होती है बच्चों, जिसका नाम होता है पैनक्रियाज। क्या नाम होता है? पैनक्रियाज। अब इसमें इसी पैनक्रियाज के अंदर बच्चों 2 चीजें होती हैं। अभी तुमने पढ़ा कि इसके अंदर यानी मिक्स ग्लैंड है, ऑटोक्राइन, हेट्रोक्राइन हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो है एक चीज तुम्हें देखने को मिलेगा, जो इंडोक्राइन पोर्शन होता है पैनक्रियाज के अंदर, इंडोक्राइन पोर्शन भी होगा और एक्सोक्राइन पोर्शन भी होगा। जो इंडोक्राइन पोर्शन होता है बच्चों 1 to 2% होता है ओनली, इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, और 98% क्या होता है? एक्सोक्राइन पार्ट होता है। तो इसको याद रखिए कि 1 से 2 मिलियन जो है प्रोड्यूस होते हैं। अभी बताएंगे आगे क्या प्रोड्यूस होते हैं। 2 सेल्स होते हैं, अल्फा बीटा सब बताएंगे। अब यहाँ पे देखो इंडोक्राइन में डक्टलेस ग्लैंड है, डक्टलेस ग्लैंड है तो इसका सिक्रीशंस क्या होगा बच्चों? डायरेक्टली कहाँ होगा? इसका सिक्रीशंस डायरेक्टली ब्लड में होगा। कहाँ होगा बच्चों? ब्लड के अंदर होगा। अगर इसका सिक्रीशंस डायरेक्टली ब्लड के अंदर हो रहा है तो इंडोक्राइन का जो एक्शंस होगा सडन होगा। जैसे मान लो मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ, अचानक से शेर आ गया तो मेरी बॉडी के अंदर सडन जो है चेंजेस आएंगे, स्वेटिंग होने लगेगी, माउथ जो है क्या होगा? सूखने लगेगा, ड्राइनेस ऑफ माउथ होने लगेगा, मेरी आंखें डायलेट हो जाएंगी, है ना। तो ये अचानक से नहीं, सडन चेंजेस आ रहे हैं। जबकि एक्सोक्राइन जो डक्ट विद डक्ट होती है, इसका सिक्रीशंस क्या क्या हो सकता है बच्चों? एंजाइम हो सकता है, स्वेट ग्लैंड, सीबम हो सकता है ना। बहुत सारी चीजें जो भी हार्मोन को छोड़कर सिक्रीशंस हो रहे हैं सभी किससे होंगे? एक्सोक्राइन ग्लैंड से होंगे। तो इसका सिक्रीशंस बहुत फास्ट नहीं होता है, ठीक है ना, स्लो सिक्रीशंस होते हैं, स्लो इसका एक्शन होता है। जबकि इंडोक्राइन का एक्शन सडन होता है। क्लियर? अब इसमें भी बच्चों अगर हम बात करें तो ग्लैंड्स में अगर और अच्छा हम क्लासीफाई करना चाहें तो हम ऐसे क्लासीफाई कर सकते हैं कि ये जो ग्लैंड है इसको तुम फर्दर ब्रेक कर सकते हो 2 पार्ट्स में। एक को कह लो मल्टी सेलुलर, क्या बच्चों? मल्टी सेलुलर कह सकते हो, और एक को कह लो यूनिसेलुलर। तो अभी जो मैंने बताया ये सारे के सारे तीनों के तीनों क्या है? मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर में सिर्फ एक होता है, मैंने पढ़ाया था गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कितने लोगों को याद आ रहा है? ये क्या होती है बच्चों? यूनिसेलुलर होती है, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं बच्चों, फटाफट जो है बताओ ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड के नाम गिनवा दो। इंडोक्राइन ग्लैंड में अगर हम लोग बात करें बच्चों, इंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक, पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम सुना होगा? नहीं सुना? पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड का नाम सुना होगा आपने, थायराइड ग्लैंड का नाम सुना होगा बच्चों, थायराइड ग्लैंड का नाम सुना होगा आपने, थाइमस का नाम सुना होगा। किसका बच्चों? थाइमस का नाम सुना होगा आपने बच्चों। उसके बाद अगर हम लोग आए तो एड्रीनल ग्लैंड का नाम सुना होगा, किसका? और आपने टेस्टिस और ओवरी से गोनैड्स हम लोग कह सकते हैं। पैराथायराइड, थायराइड, हाँ पैराथायराइड देखो रह गई, पैराथायराइड
ठीक, पैनक्रियाज अभी हमने पढ़ाया है ना। तो ये सब डिफ्यूज टिश्यूज होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? डिफ्यूज टिश्यू होते हैं जो इंडोक्राइन की तरह काम करते हैं। याद रखना, खली, किडनी, हार्ट, लीवर और खली GIT। क्या याद रखना? खली जी। अभी एक खली का एग्जाम्पल और लेंगे, ठीक है ना। याद रखना खली जी। क्या याद रखना बच्चों? खली जी। क्लियर? खली जी। मेरे ख्याल से क्लियर है सभी को। फटाफट बताइए बच्चों, आगे बढ़े इसी के साथ। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करते हैं बच्चों अब इसमें एक 2-3 पॉइंट मैं और आपको बता दूं। सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड का नाम बताओ बच्चों फटाफट। लार्जेस्ट ग्लैंड की अगर हम लोग बात करें बच्चों तो नाम क्या दोगे? लीवर नाम दोगे। अगर मैं पूछूं कि लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड की मैं बात करूं बच्चों तो तुम नाम क्या बताओगे? थायराइड। क्या नाम बताओगे? थायराइड जो होता है 25 से 30 ग्राम की होती है। कितना? 25 to 30 ग्राम। ठीक, अगर मैं तुमसे यहीं पे पूछूं कि लार्जेस्ट इंडोक्राइन आर्गन बताओ, क्या? लार्जेस्ट नहीं, लॉन्गेस्ट इंडोक्राइन ऑर्गन अगर मैं तुमसे पूछूं तो तुम क्या बताओगे? लीवर, हार्ट, किडनी, GIT होगा। क्या होगा बच्चों? GIT होगा। क्वेश्चन समझ लो, नहीं तो वहीं पानी मांगोगे, लाओ पानी। समझ रहे हो ना? अगला सवाल पूछेगा तुमसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड तुमसे पूछेगा तो तुम क्या बताओगे? पीनियल बताओगे या पिट्यूटरी बताओगे? 0.5 से 1 ग्राम। अगर तुमसे पूछे, हाँ पीनियल, क्लियर? बताइए बच्चों, आप लोग बताइए। मैंने तो पिट्यूटरी पढ़ा है। चलिए अब उसके बाद ये देखो, कंफ्यूज करा, मारेंगे बहुत। ठीक है, अब उसके बाद देखो स्मॉलेस्ट ये हो गया बच्चों। अब बताओ मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड हम लोग बोलेंगे बच्चों हाइपोथैलेमस को। किसको बोलेंगे? हाइपोथैलेमस को बोलेंगे। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड हम लोग बोलेंगे बच्चों हाइपोथैलेमस को। ठीक, हाइपोथैलेमस को। ठीक, दूसरा क्वेश्चन आएगा बच्चों मास्टर ग्लैंड बताइए। मास्टर ग्लैंड हम लोग किसको कहेंगे? पिट्यूटरी को कहेंगे। किसको कहेंगे? पिट्यूटरी को कहेंगे। ठीक है ना? चलिए, क्लियर? मेरे ख्याल से ये बेसिक पॉइंट हैं जो आपको याद होना चाहिए और आना चाहिए। अब हम लोग इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करते हैं बच्चों हाइपोथैलेमस की। अगर हम हाइपोथैलेमस की बात करें बच्चों, कुछ लोग कह रहे हैं पीनियल है। कोई नहीं। हाँ ठीक, बहुत मारेंगे। कोई बात नहीं बेटा, हम पीनियल और पीनियल, कुछ लोग पीनियल कह रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन मैंने अपनी मेडिसिन वाली बुक में पढ़ी है, हैरिसन, ठीक है ना। उसमें जो है स्मॉलेस्ट ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा गया था। लेकिन हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ हैदर से जा रहे हैं? अगर हम लोग हाइपोथैलेमस की बात करें बच्चों तो हाइपोथैलेमस कहाँ का पार्ट है बच्चों? बताइए फटाफट। हाइपोथैलेमस बच्चों फोरब्रेन का पार्ट है। फोरब्रेन में भी डाइनसेफेलॉन। ठीक, क्या? डाइनसेफेलॉन। ठीक, हाइपोथैलेमस, डाइनसेफेलॉन। अब हाइपोथैलेमस का कल फंक्शंस बताया था, बताइए फटाफट। हंगर, ठीक, और खुश हो जाना, लव, एंगर, ठीक है ना, थर्स्ट, ठीक है ना। ये सारी की सारी चीजें कौन करता है बच्चों? कौन करता है? हाइपोथैलेमस कराता है, ठीक है ना। अब हाइपोथैलेमस क्या करता है बच्चों? प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूस या हम कहें सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ, कंट्रोल द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ कौन से हार्मोन बच्चों?
पिट्यूटरी हार्मोन। ठीक, इसमें न्यूक्लियाई पाई जाती है, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स न्यूक्लियाई, जो क्या करती है बच्चों, प्रोड्यूस करती है हार्मोन को। क्या करती है, प्रोड्यूस करती है बच्चों, हार्मोन का प्रोडक्शन करती है। ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर हार्मोन प्रोड्यूस होंगे तो क्या होगा, किसको कंट्रोल करेगी, ये याद रखना, पिट्यूटरी ग्लैंड को। इसी वजह से हम लोग कहते थे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, इसी वजह से बोलते थे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। और हम लोग किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते थे, मास्टर ग्लैंड बोलते थे। तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये किसको कंट्रोल कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड को। अब ये दो तरीके के हार्मोन प्रोड्यूस करती है, एक होता है बच्चों रिलीजिंग हार्मोन, एक होता है इनहिबिटरी, एक होता है बच्चों इनहिबिटरी। जो रिलीजिंग हार्मोन होता है ये क्या करता है, हार्मोन को रिलीज कराता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन को रिलीज कराएगा। इनहिबिटरी क्या करेगा बच्चों, इनहिबिट कराएगा हार्मोन को। सोमैटोस्टेटिन का प्रोडक्शन करती है। सोमैटोस्टेटिन क्या है बच्चों, इनहिबिटरी है। हाँ, लव इज ब्लाइंड। अरे बाबू, तुम जो है बस इसी सब में रहो जो है, और किसी से अगर हो गया तो खुद जो है ब्लाइंड हो जाओगे तुम। ठीक, हाँ। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, इनहिबिटरी में क्या है, सोमैटोस्टेटिन होता है। क्या होता है बच्चों, सोमैटोस्टेटिन। क्लियर। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी का और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी जो होती है बच्चों, एंटीरियर पिट्यूटरी, इसका कनेक्शन किससे होता है, पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू इसके हार्मोन जो है जाते हैं। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी का कनेक्शन जो है डायरेक्ट किससे होता है बच्चों, न्यूरॉन्स के थ्रू होता है, डायरेक्ट न्यूरॉन्स के थ्रू होता है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के सर्कुलेशन किसके, पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू होता है, और पोस्टीरियर का डायरेक्ट न्यूरॉन्स के थ्रू होता है। ये लाइन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। ठीक है ना। एक्सॉन और न्यूरोसिक्रेटरी सेल के थ्रू होगा। ठीक है ना। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का इसका कम्युनिकेशन, एंटीरियर पिट्यूटरी किससे होती है बच्चों, पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स और न्यूरॉन्स के थ्रू। क्लियर। चलिए, अब इसके बाद बच्चों हम लोग बात करते हैं जो है पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम सुना होगा सभी ने। ये सिचुएटेड होती है बोनी कैविटी, जिसका नाम होता है सेल्ला टर्सिका। किसमें बच्चों, सेल्ला टर्सिका में ये सिचुएटेड होती है। बोनी कैविटी कॉल्ड द सेल्ला टर्सिका। इसको डिवाइड किया जाता है बच्चों दो पार्ट्स में। एक का नाम होता है एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस, या फिसिस बोलो, न्यूरो हाइपोफिसिस जल्दी से खत्म हो जाता है ना, और फाइसिस थोड़ा देर चलता है, भौकालिया लगता है। तो क्या होता है, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस फर्दर डिवाइड होता है बच्चों, याद रखना, पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटर, ये बहुत लोगों को याद नहीं होता है, याद कर लो आज। और न्यूरो हाइपोफाइसिस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, मिश। इसको हम लोग बोलेंगे पार्स नर्वोसा। ठीक, पार्स नर्वोसा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पार्स डिस्टालिस को एंटीरियर पिट्यूटरी, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन। दो ही हार्मोन होंगे, अभी बताएंगे हम। तो क्या हुआ, एडिनो हाइपोफाइसिस हुआ, न्यूरो हाइपोफाइसिस हुआ। अब एडिनो हाइपोफाइसिस यानी पार्स डिस्टालिस रीजन से बच्चों एनाटॉमिकली ये डिवाइड होते हैं। तो एंटीरियर पिट्यूटरी और पार्स इंटरमीडिया। अब एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन पढ़ लेंगे। पार्स इंटरमीडिया से कौन रिलीज होता है, पार्स नर्वोसा से कौन सा रिलीज होता है हार्मोन, हम लोग का काम तमाम हो जाएगा, है ना। अब देखते हैं फटाफट, बताओ एंटीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन रिलीज होते हैं बच्चों, उसका नाम याद रखना, फ्लैट पीजी। क्या याद रखना, फ्लैट पीजी। फ्लैट से यानी बच्चों एफएसएच, एलएच, एसीटीएच, टीएसएच, प्रोलैक्टिन एंड बच्चों ग्रोथ हार्मोन। क्या,
ग्रोथ हार्मोन। तो याद रखना बच्चों फ्लैट पीजी, क्या याद रखना है हम लोगों को, फ्लैट पीजी, फ्लैट पीजी, फ्लैट पीजी, मेरे ख्याल से याद रहेगा। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक एक हार्मोन, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों ग्रोथ हार्मोन की। किस हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। अब बताओ ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन अगर ज्यादा हो रहा है बच्चों तो क्या हो जाएगा, जाइजेंटिज्म, और एक होता है एक्रोमेगैली, एक्रोमेगैली, ठीक। अब बताइए जाइजेंटिज्म कहाँ होगा और एक्रोमेगैली, फटाफट बताइए बच्चों। अगर ज्यादा सिक्रीशन हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे हाइपर सिक्रीशन, तो हाइपर सिक्रीशन की वजह से होगा तो ये बच्चों में होगा, किसमें होगा, चिल्ड्रेन में। एक्रोमेगैली जो होती है बच्चों ये एडल्ट में होती है। तुमने देखा होगा खली को, कितने लोगों ने खली को देखा है, खली को एक्रोमेगैली है। एक्रोमेगैली में क्या होता है, हार्मोन का सिक्रीशन ज्यादा होने की वजह से चीजें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, उसके देखो जबड़े बड़े बड़े हैं, है ना। तो एक्रोमेगैली जो है, अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा तो तुम देख सकते हो, खली को देखा भी होगा तो उसको एक्रोमेगैली, ठीक है ना। अगर हाइपोसिक्रीशन हुआ इसका बच्चों, हाइपोसिक्रीशन हुआ तो क्या हो जाएगा, डॉर्फिज्म, ठीक, बौनापन आएगा। क्या आएगा, बौनापन, ठीक है ना। लड़कियां ये ना सोचे कि हम बौनी हैं, वो नॉर्मल उनकी हाइट उतनी होती है, ठीक। कभी ये मत सोचना, कुछ लोग गुस्सा हो रही है हमारे ऊपर, ठीक है ना। डॉर्फिज्म क्या हो गया बच्चों, डॉर्फिज्म। तो ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कराना है तो क्या करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि जो है पुशअप मारो, है ना, ये सब नहीं होता है। और टेंशन न लें, जिनकी हाइट कम है उनकी हाइट जो है अभी 22 साल तक बढ़ सकती है, तो अभी मौका है। जो लोग 18 के हैं, 19 के हैं, कुछ और जो है कोशिश करें, थोड़ा सा विटामिन न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा लें तो सब कुछ सही होगा। क्लियर, चलिए अब माहौल ठीक है। अगला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं बच्चों प्रोलैक्टिन। अब देखो कुछ लोग कह रहे हैं हैदर सर की भी कम है, तो ये तो गड़बड़ है। प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन की बात करते हैं बच्चों। पी से प्रोलैक्टिन, पी से प्रोडक्शन, क्या करेगा प्रोलैक्टिन, प्रोडक्शन ऑफ क्या, मिल्क, क्या बनाएगा बच्चों, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। और क्या करेगा बच्चों, ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड की क्या कराएगा बच्चों, ये ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड, ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड कौन कराएगा बच्चों, प्रोलैक्टिन। अगर इजेक्शन की बात आ जाए तो तुम ऑक्सीटोसिन लगाना। देखो पी से प्रोडक्शन, पी से प्रोलैक्टिन, और इजेक्शन जस्ट उल्टा हो जाएगा। ये सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना, कि इजेक्शंस में कौन हेल्प करता है, तो इजेक्शंस में क्या बताओगे तुम लोग, ठीक। आओ अब अगला पढ़ते हैं बच्चों। तुमने नाम पढ़ा होगा एफएसएच का। एफएसएच क्या काम होता है बच्चों, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं हम लोग, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब फॉलिकल का भी स्टिमुलेट होते हैं बच्चों। अगर फॉलिकल स्टिमुलेट कब होंगे, बिफोर ओवुलेशन, है कि नहीं, बताइए भाई। बिफोर ओवुलेशन सारे के सारे फॉलिकल स्टिमुलेट होंगे। अब जब फॉलिकल स्टिमुलेट होंगे तो ये फॉलिकल क्या कराएंगे, सिक्रीशन क्या करते हैं, ग्रोविंग ओवरियन फॉलिकल सिक्रीट। सब मुंह बनाए बैठे हैं कि हमसे ना पूछ लें। एस्ट्रोजन रिलीज करेगा, क्या कराएगा, एस्ट्रोजन का रिलीज कराएगा बेटा। अब जब एस्ट्रोजन रिलीज होगा तो एस्ट्रोजन का क्या काम होता है बताइए। जो भी तुम्हारे अंदर चेंजेस आते हैं, यानी हम लोग बात करें तुम्हारी जब तक शादी नहीं हुई है उसके पहले जो तुम्हारी बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, सारा का सारा यही एस्ट्रोजन ही करा रहा है। यानी मैं कहूं कि तुम्हारी वॉइस का चेंज होना, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आना, मेमोरी ग्लैंड का फॉर्मेशन होना, ठीक है ना, ये सब में जो है हार्मोन हेल्प करेगा। ठीक, हिप का जो है वाइडर होना, ये सब में कौन हेल्प करेगा, एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक, और बताओ, ये तो फीमेल की बात हो गई। अगर मेल की बात हो तो मेल में क्या होगा, स्पर्मेटो, या हम कहें स्पर्मियोजेनेसिस में क्या करेगा बच्चों, स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करेगा।
इस पर मियोजेनेसिस में हेल्प करेगा। क्लियर? नहीं समझे? चलो अगला हम लोग पढ़ते हैं एलएच। एलएच का नाम सुना होगा तुमने, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसने लुटा दिया। क्या था इसके पास जो लुटा दिया? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी oocyte, सेकेंडरी oocyte रिलीज हुए। तो एलएच का काम, एलएच का फीमेल के अंदर क्या काम होगा बच्चों? ओवुलेशन कराएगा भाई। एलएच सर्ज पढ़ा होगा, ओवुलेशन कराएगा। ओवुलेशन तो एक हो गया फीमेल के अंदर, दूसरा क्या करेगा? ये कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करेगा। बाबू ये सब चिपका लो पॉइंट। कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन दी कॉर्पस ल्यूटियम, मेंटेन दी कार्पस ल्यूटियम। ये कार्पस ल्यूटियम को क्या करेगा बेटा? ये मेंटेन करेगा कार्पस ल्यूटियम को। अब कार्पस ल्यूटियम अगर तुम्हारा मेंटेन है तो तुम बताओ बढ़ के कि कार्पस ल्यूटियम क्या रिलीज करता है? कार्पस में पी आ गया, पी से बैठाए रहो प्रोजेस्टेरॉन। बेटा यही एक तरीका है जिससे तुम्हें बायो कभी भूलेगी नहीं, अगर तुम क्लू पकड़ पकड़ के जो है याद किए हो। अब ऐसे सब कुछ भूल जाता है, रटा रटाई चीजें। ठीक है ना? क्लियर बच्चों? चलिए अब बताइए, अगर मेल के अंदर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा? मेल के अंदर क्या करेगा बच्चों? एंड्रोजन हार्मोन का सिक्रीशंस करेगा। किसका बच्चों? एंड्रोजन हार्मोन, सिंथेसाइज एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन हार्मोन। ठीक? क्लियर? एलएच हो गया, एफएसएच हो गया, और क्या बच गया? अब थायराइड की बात कर लें। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा बच्चों? स्टिमुलेट दी, बताओ भाई, थायराइड हार्मोन। ठीक? अब थायराइड के बाद क्या आ गया? एसीटीएच। एसीटीएच क्या बता दो? एसीटीएच का फुल फॉर्म बताओ पहले। एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। अब बताओ ये किसको एक्टिवेट करेगा? एड्रीनल ग्लैंड से एड्रीनल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करेगा। एड्रीनल कॉर्टेक्स जब एक्टिवेट होगा तो बच्चों क्या रिलीज करेगा? ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जब एक्टिवेट होगा तो ये रिलीज करेगा ग्लूकोज को। तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक, अभी इसको डिटेल हम लोग समझेंगे, डिटेल पढ़ाऊंगा मैं इसको। कोविड पेशेंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही कर रहा था, क्योंकि स्टेरॉइड है ये सब। स्टेरॉइड झमाझम जो है कोविड वाले पेशेंट को दी जा रही थी, और जो भी पेशेंट आते थे कोविड वाले, उनको डायबिटीज हो चाहे ना हो, तो उनका जो है शुगर लेवल हो, उनको डायबिटीज हो जाती थी, क्योंकि इसी का इंजेक्शन उनको लगता था। जब इसका इंजेक्शन लगता था बच्चों तो उनका लेवल क्या होता था? ग्लूकोज का ज्यादा हो जाता था। अब ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हुआ तो 600 800 उनकी जो है डेली 3 बार चेकअप होता था उनका। जो उनका ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होता था उनको हम लोगों को इंसुलिन पे रखना पड़ता था ऐसे पेशेंट को। क्लियर? चलिए अब बच गया बच्चों पोस्टीरियर पिट्यूटरी की अगर बात करें बच्चों, तो बताइए फटाफट कौन कौन से हार्मोन रिलीज होंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से? पोस्टीरियर पिट्यूटरी पहले हम लोग पढ़ लेते हैं एक और इंटरमीडिएट से। इंटरमीडिएट वाले में याद रखना बच्चों मिश। क्या याद रखना? मिश। मिश से क्या हो जाएगा बच्चों? देखो एम से हो जाएगा मेलेनोसाइट, एस से क्या हो जाएगा? स्टिमुलेटिंग, एच से क्या हो जाएगा? हार्मोन, आई से क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट से रिलीज हो रहा है। सिंपल, ठीक है ना? तुम मिस ना याद रखना, तुम आज के बाद मिश याद रखना। ठीक है, हम तुमको मिस कर रहे थे। ठीक, तो हो जाएगा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब बताओ अगर मेलानोसाइट को स्टिमुलेट कर रहा है तो बच्चों क्या बनेगा? तुम्हारे मेलानिन बनेगा। अब ये मेलानिन क्या करेगा? तुम्हारी स्किन का कलर, तुम काले हो, गोरे हो, है ना, हम धूप में नहीं जाएंगे, हम करिया हो जाएंगे। ये ज्यादातर नौटंकी किसकी होती है? फीमेल की। बॉयज में ऐसा नहीं होता, उनको फर्क ही नहीं पड़ता है। लड़कियों को बहुत फर्क पड़ता है, वो अपने चाहती हैं कि हमारी एक उंगली भी न धूप पड़ पाए। हैं क्या क्या पहन लेती हैं, समझ में नहीं आता है। ठीक, तो मेलानिन जो है, कोई देखो हमारी बातें फिर से बता रहा हूँ, दिल पे नहीं लेना है, कहाँ लेना है? किडनी पे, ताकि फिल्टर्ड आउट करो और एक्सक्रीट कर दो उसको धीरे से। ठीक, हाँ।
दिल पे ले लिया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना, मेलेनिन हार्मोन, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं पोस्टीरियर, थोड़ा स्लो चलने लग रहा है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करें बच्चों, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हम लोगों ने पढ़ा था 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, हम लोगों को याद है। एक का नाम था बच्चों ऑक्सीटोसिन, दूसरे का नाम था वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन नाम था, ऑक्सीटोसिन को हम लोग बोलते हैं लव हार्मोन, ठीक है ना। ऑक्सीटोसिन जो होता है बच्चों, ये क्या करता है, मायोमेट्रियम में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, मायोमेट्रियम में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कराता है। ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन मायोमेट्रियम की मेम्ब्रेन पे होता है, क्योंकि वहां पे मसल्स होती हैं। जब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शंस होगा, और इसका एक बहुत ही बढ़िया रोल है ऑक्सीटोसिन का, कि ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ये मान लीजिए यूटेरस है बच्चों, ये क्या है, यूटेरस है, तो ये क्या करता है कि ये अपर पार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कराता है। क्या कराता है, अपर पार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कराता है, और ये जो लोअर पार्ट है इसको रिलैक्स कराता है। भाई अपर पार्ट को जब ये कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, लोअर पार्ट को रिलैक्स कराएगा, रिलैक्सेशन का मतलब ये ओपन होगा, तभी तो डिलीवरी होगी बच्चे की। अगर बताओ पूरा का पूरा जो है पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करने लगे तो डिलीवरी तो हो नहीं पाएगी, है ना। इसी वजह से ये क्या करता है बच्चों, अपर पार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कराता है, लोअर पार्ट को रिलैक्स कराता है, डिलीवरी इजीली हो जाती है। अगर नहीं हो पाती तो इंजेक्शन फटाफट लगाना पड़ता है, ठीक है ना, 10 यूनिट का इंजेक्शन लगा, ठीक। और एक और होता है मेथर्जिन। मेथर्जिन कभी भी हम लोग नहीं देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मेथर्जिन जो है पूरे पार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करा देती है। अगर बच्चा है तो बच्चे की डेथ हो जाएगी। कभी कभी होता है ना कि जुड़वा बच्चे होते हैं, तो एक बच्चे की डिलीवरी हो गई, एक बच्चे की 5 मिनट बाद होती है। अगर मेथर्जिन दे दिया तो पूरा लोअर पार्ट कॉन्ट्रैक्ट कराता है, बच्चा उसी में मर जाता है। ये हमेशा ध्यान रखना होता है, ठीक है ना, जो है। तो यहाँ पे क्या होगा, मायोमेट्रियम में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करता है। अब बताओ वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन को हम लोग बच्चों एक और नाम देते हैं बहुत प्यारा सा, एडीएच हम लोग बोलते हैं, एंटी डायबिटिक हार्मोन, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि ये डी से डायबिटिक, डी से डिस्टल पार्ट डीसीटी पे यानी एक्ट करेगा, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पे यानी डीसीटी पे वर्क करता है। अब ये डीसीटी पे वर्क करेगा तो मैंने तुम्हें बताया था, खूब लंबा लंबा बना के समझाया था इस तरीके से, जो है ये पार्ट्स जो है तुम लोग क्लास 9 से पढ़ते हुए आ रहे हो, अभी भी कितने लोगों को नहीं समझ में आया होगा। इसको 2 बार में यहीं से जो है ये क्या करता है, वाटर Na+ एंड वाटर के मॉलिक्यूल्स को रीअब्सॉर्ब करा लेता है। क्या करा लेता है बच्चों, रीअब्सॉर्ब करा लेता है। इस वजह से इसका नाम बढ़ जाता है, यानी डायूरेसिस से प्रिवेंट करता है, तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है बच्चों, एंटी डायूरेटिक हार्मोन इसे कहा जाता है, एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन। मेरे ख्याल समझ गए। एल्डोस्टेरॉन भी सेम मैकेनिज्म परफॉर्म करता है, लेकिन जो एक्शन होता है वो एडीएच का तगड़ा होता है एल्डोस्टेरॉन से, समझ गए। ये भी हो गया। अब इसके बाद फटाफट हम लोग पढ़ते हैं पीनियल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो पीनियल ग्लैंड बताओ फटाफट क्या करती है बच्चों। ये पीएम याद रखना, पीएम कौन सा हार्मोन रिलीज करेगी बच्चों, मेलेटोनिन। अब मेलेटोनिन हार्मोन रिलीज करती है बच्चों। अब इस मेलेटोनिन का क्या काम होता है, ये ट्रिप्टोफैन से बनते हैं। किससे बच्चों, ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड पढ़ी होगी, सबसे लार्जेस्ट अमीनो एसिड होती है, एसेंशियल अमीनो एसिड होती है। वीआईपी हाल में टीटी याद आ रहा होगा बच्चों सभी को। मेलेटोनिन जो है बच्चों हार्मोन, इसका काम होता है 24 हार्स साइकिल की सर्केडियम रिदम को मेंटेन करता है। ये 24 हार्स साइकिल को मेंटेन करता है, ठीक है ना। जैसे होता क्या, यानी हमारी स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन करता है। स्लीप वेक साइकिल को होता क्या कि बहुत सारे लोग जब एक जगह से, मान लीजिए कोई जो है इंडिया से किसी और कंट्री जाता है, तो कुछ दिन उसको जो है घबराहट होती है, उसको नींद नहीं आती है। उसको नींद इसी वजह से नहीं आती है क्योंकि उसका जो हार्मोन था, ये जो मेलेटोनिन था, ये डिस्टर्ब हो जाता है पूरी तरीके से, तो उसकी स्लीप वेक साइकिल मेंटेन नहीं होती। तो उसका जी, वो कहता है कि जी घबरा रहा है, नींद नहीं आ रही है, क्योंकि उसके हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं। अगर उसको जो है तुम 1 हफ्ते रोक लो वहाँ, 1 हफ्ते से जो है 10 दिन, वो 10 दिन बाद तुमसे खुद कहेगा कि बहुत अच्छा लग रहा है, अब किसी की याद नहीं आ रही है। नहीं तो याद न जाने किसकी किसकी आ रही थी, ठीक। तो उसको जो है याद वाद आना कम हो जाती है, ठीक है ना। तो ये हार्मोन करता है। और क्या करता है बच्चों, ये पिगमेंटेशन भी प्रोवाइड करता है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में भी ये हेल्प करता है, ठीक है ना। यानी मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी जो है ये हेल्प करता है, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों हम लोग बात करते हैं अगली ग्लैंड कौन सी बच्चों, थायराइड है ना।
अगर हम लोग थायराइड ग्लैंड की बात करें बच्चों, थायराइड ग्लैंड सबको पता है कि लार्जेस्ट ग्लैंड होती है बच्चों, ये आपने देखा होगा। ये लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। ये कहाँ पाई जाती है बच्चों? तुम्हारे ट्रैकिया के अपर पार्ट पे पाई जाती है। ट्रैकिया के कहाँ पाई जाती है बच्चों? अपर पार्ट पे 2 लोब होते हैं। एक लोब बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है बच्चों। कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका? बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है। बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर, ये देखिए बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर, 2 लोब होते हैं। ये हो गया राइट लोब, ये हो गया राइट लोब बच्चों, ये हो गया लेफ्ट लोब। ये बीच वाला जो पार्ट इन दोनों कनेक्ट करता है, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों इस्थमस। क्या बोलते हैं? इस्थमस बोलते हैं। इस्थमस बोलते हैं, इस्थमस कहते हैं इसको। राइट एंड लेफ्ट होता है, 25 से 30 ग्राम का होता है। सबसे लार्जेस्ट होती है ट्रैकिया के ये ऊपर होती है। जब मान लीजिए किसी पेशेंट को, कोविड वाले पेशेंट में ही जब सांस उखड़ जाती थी पेशेंट की, तो हम लोग क्या करते थे? ट्रैकियोस्टमी करते थे। यानी यहाँ से जो है ट्रैकिया को काट के एक पाइप डालते थे। तो हम लोगों को इस ग्लैंड को भी थोड़ा सा काट के जो है इसमें पाइप डालना पड़ता था। तो होता क्या था, पेशेंट जब अपने पेशेंट यहाँ पे वो पाइप डालते हैं ताकि उसको ऑक्सीजन जो है मिल सके। या ऊपर जब ब्लॉकेज हो जाता है, मान लीजिए अपर स्पाइक ट्रैक में कोई ऑब्जेक्ट जाके फंस गई, ठीक है ना, तो तुम सांस तो ले नहीं पाओगे, तो फट से यहाँ पे काटना पड़ता है। तुमने कोई साउथ की मूवी में दिखाया था, एयरपोर्ट पे शायद एक मूवी थी, उसको दिखाया था। उस पर वो जाता है, जो हीरो होता है वो ऐसे काट के ऐसे कर देता है। भैया ऐसे थोड़ी ना होता है। आउटर वाला प्रेशर यानी आउटर इन्वायरमेंटल प्रेशर, इससे प्रेशर से मेंटेन हो जाएगा तो वो ऐसे ही मर जाएगा बेचारा, ठीक है ना। तो इसका जो है बहुत ध्यान रखना होता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसे ही कर देते हैं डायरेक्ट। क्लियर? अब यहाँ पे उसके बाद देखो, ये हो गया थायराइड की बात। थायराइड में क्या प्रोड्यूस करती है बच्चों? थायराइड ग्लैंड आयोडीनेटेड हार्मोन। अब इसमें 2 सेल्स होते हैं, एक का नाम होता है पैराफोलिकुलर सेल, एक का नाम होता है फॉलिकुलर सेल। 2 सेल्स अगर इसकी एनाटॉमी के अंदर हम लोग जाएं बच्चों तो 2 तरीके के हमें सेल्स देखने को मिलते हैं। ये होंगे बच्चों फॉलिकुलर सेल। कौन से सेल्स होंगे? फॉलिकुलर सेल होंगे, फॉलिकुलर सेल्स। और ये बच्चों पैराफोलिकुलर सेल्स होंगे। कौन से सेल होंगे? पैराफोलिकुलर सेल्स होंगे, पैराफोलिकुलर सेल्स। जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं ये रिलीज करते हैं 2 हार्मोन, एक का नाम होता है T3, एक का नाम होता है T4। बताइए किसका नाम जो है थायरॉक्सिन है? T3 या T4? T4 को थायरॉक्सिन कहते हैं। इसमें घपचिया ना जाना सीधी बात, ठीक। पैराफोलिकुलर सेल्स क्या सिक्रीट करता है बच्चों? TCT, थायरोकैल्सिटोनिन। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन करता है। थायरोकैल्सिटोनिन का एक छोटा सा फंक्शन होता है, यही चिपका लो पॉइंट। थायरोकैल्सिटोनिन डिक्रीज दी ब्लड कैल्शियम लेवल, यही चिपकाओ, ब्लड कैल्शियम लेवल। बस इसका काम यहीं पे रोक देते हैं हम लोग, ठीक है ना। कैल्सिटोनिन भी कह सकते हो, छोटा सा कैल्सिटोनिन भी कह सकते हो। अगर थायरोकैल्सिटोनिन नहीं कह पा रहे हो तो थायरोकैल्सिटोनिन की जगह कैल्सिटोनिन भी कह सकते हो। डिक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता है। फॉलिकुलर सेल्स T3 T4। T3 का मतलब समझते हो क्या? ट्राई आइडोथायरोनिन, ठीक है, या थायरॉक्सिन कहें, या इसी को नहीं सॉरी, उसको हम लोग बोलेंगे T3 और T4। क्लियर? अब हम लोग पढ़ते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, इसका फंक्शंस क्या क्या होता है बच्चों। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो 2 तरीका होता है बच्चों। देखिए, अगर मान लीजिए इसका लेवल ज्यादा हो रहा है, थायराइड हार्मोन जो है आयोडीनेटेड, आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन होता है, आयोडीन यहीं पे भरी पड़ी होती है, ठीक है ना। अब एक होता है बच्चों हाइपोसिक्रीशन, हाइपोसिक्रीशन ऑफ आयोडीन, और एक होता है बच्चों हाइपर सिक्रीशन, ठीक। जब हाइपोसिक्रीशन होता है बच्चों, हाइपोसिक्रीशन का मतलब यानी आयोडीन क्या है? आयोडीन का लेवल क्या हो गया बच्चों? डिक्रीज हो गया, यानी कम हो गया है। अब आयोडीन का लेवल अगर कम हो रहा है तो उसमें क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, सुन लो, ठीक। उसका बच्चों वेट गेन होगा। क्या होगा? वेट गेन होगा। उसकी जो स्किन होगी, स्किन ड्राई होगी, रफ होगी, स्किन ड्राई होगी, रफ होगी, येलोविश कलर की होगी, येलोविश कलर्ड की होगी।
अब आयोडीन का लेवल कम हुआ है तो इसमें आयोडीन क्या करता है बच्चों, हीट का प्रोडक्शन करता है। तो ये पेशेंट जब कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोल्ड इंटॉलरेंस, ठंडी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, कोल्ड इंटॉलरेंस होते हैं ऐसे लोग, ठीक, कोल्ड इंटॉलरेंस यानी ठंडी को ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। क्लियर। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, जैसे मीनोरेजिया, मीनोरेजिया हो सकता है बच्चों, मेट्रोरेजिया हो सकता है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल हम कहें एक वर्ड में इर्रेगुलर हो जाएगी। ऐसे पेशेंट को इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, इनफर्टिलिटी भी हो सकती है बच्चों। ऐसे लोगों को जिनमें आयोडीन का लेवल डिसबैलेंस होता है, ये सारी की सारी प्रॉब्लम आ सकती है। क्लियर। चलिए, अब अगर बच्चे हैं बच्चों तो बच्चे में क्या होगा, अगर बच्चे हैं तो इसमें हम लोग कहेंगे क्रिटिनिज्म, हाइपोसिक्रीशन की वजह से। अब इसमें क्या होता है, अगर बच्चे हैं तो उसमें हम लोग बोलते हैं क्रिटिनिज्म हो गया। क्रिटिनिज्म हम लोग बोलते हैं चिल्ड्रेन में, किसमें बच्चों, चिल्ड्रेन के अंदर। और अगर एडल्ट हैं, एडल्ट अगर हैं तो बच्चों मिक्स्डिमा, मिक्स्डिमा क्या बोलते हैं, मिक्स्डिमा, मिक्सिमा, मिक्सइडिमा, MYXOEDMA, ठीक है ना, क्रिटिनिज्म। और ये एडल्ट में होता है बच्चों, एडल्ट के अंदर, ठीक है ना। और क्या हो सकता है, हाशिमोटो डिसीज का नाम सुना होगा, छोड़ो वो सब ज्यादा हो जाए। हाँ, और क्या हो सकता है इसमें, ग्वाइटर हो सकता है, ग्वाइटर। ग्वाइटर कैसे होगा, अब सुनो, जब कभी भी बच्चों, अब देखिए इसको क्या चाहिए, अब इसको चाहिए आयोडीन का लेवल चाहिए, तुम्हारी थायराइड ग्लैंड के जो सेल्स हैं उनको आयोडीन चाहिए। अब आयोडीन तुम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, तो जब कभी भी किसी चीज की कमी होती है तो चाहने वालों की संख्या बढ़ जाती है। तो जो तुम्हारे थायराइड ग्लैंड वाले ये भाई साहब दो लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों को क्या चाहिए, आयोडीन। आयोडीन की कमी हुई तो सारे, अब जब किसी चीज की कमी होती है तो चाहने वालों की संख्या बढ़ जाती है, सारे के सारे सेल्स चाहते हैं मैं ले लूं, मैं ले लूं, मैं ले लूं, तो ये इनके साइज बढ़ जाता है। तो ये ग्वाइटर लटकता है, यहाँ पे देखा घेगा जिसको बोलते हैं। कितने लोगों ने देखा है ऐसा, बताओ भाई। क्लियर। चलिए, हाँ हाँ बिल्कुल सही। अब आइए आगे आइए, अब बताओ हाइपर सिक्रीशन हो गया तो क्या होगा, जस्ट रिवर्स कर दो उसी का, वहां पे वेट गेन था तो यहां पे अब तो बोल सकते हो वेट लॉस होगा, लेकिन भैया भूख बहुत लगेगी, ठीक। इंक्रीज एपेटाइट, इंक्रीज एपेटाइट बढ़ जाएगी। वहां पे बच्चों रफ थी तो यहां पे मॉइस्ट होगी, मॉइस्ट सॉफ्ट स्किन होगी, मॉइस्ट सॉफ्ट स्किन होगी हाइपर सिक्रीशन में। वहां पे कोल्ड इंटॉलरेंस था, यहां पे क्या होगा, हीट इंटॉलरेंस, ठीक। गर्मी को बर्दाश्त कर पाना मुश्किल हो जाएगा ऐसे पेशेंट को। इस वाले पेशेंट को टाइकीकार्डिया होता है। टाइकीकार्डिया का मतलब हार्ट बीट मोर देन 100 होगी। और इस वाले पेशेंट को जो है बच्चों ब्रेडीकार्डिया होगा। ब्रेडीकार्डिया का मतलब हार्ट कम होगा, ठीक है ना। क्लियर। अब इसमें तुमने देखा होगा बच्चों, बहुत सारी चीजें तुमने देखी होगी, आंखें बड़ी हो जाती है। कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने देखा इस ऐसे पेशेंट को बच्चों। हाइपर सिक्रीशन में क्या होगा, एक्सोप्थेल्मोस, एक्सोप्थेल्मोस, एक्सोप्थेल्मोस का मतलब क्या होता है बच्चों, प्रोट्रूजन ऑफ आई। अगर बताओ आई बाहर आ जाएगी तो ऐसे पेशेंट आंख अपनी बंद नहीं कर पाते हैं। जब आंख बंद नहीं कर पाते हैं तो उनकी आंखों में कॉर्नियल जीरोसिस होने का चांस हो जाता है। कॉर्नियल जीरोसिस यानी कॉर्निया सूख जाएगी बच्चों, कॉर्नियल जीरोसिस होगा। क्लियर, बताइए फटाफट। क्लियर है बच्चों। मेरे ख्याल से क्लियर है सभी को। चलिए
अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, ये तो था, और क्या क्या फंक्शंस है थायराइड ग्लैंड के। थायराइड ग्लैंड बच्चों और क्या क्या कराती है, सारे फंक्शंस पढ़ लिए, एक फंक्शन छोड़ दिया हम लोगों ने कि ये आरबीसी का प्रोडक्शन कराती है। थायराइड हार्मोन क्या कराती है बच्चों, आरबीसी का प्रोडक्शन। अगर आयोडीन की कमी होगी तो लो इंटेलिजेंस होगा, दिमाग बहुत तेज नहीं चलेगा बच्चे का, यानी मेंटल रिटार्डेशन होगा, और ये आरबीसी का प्रोडक्शन कराता है। तो एक हार्मोन मैंने तुम्हें अभी बताया यहाँ पे, कौन सा हार्मोन जो आरबीसी का प्रोडक्शन करा रहा है, इसका नाम क्या है बच्चों, क्या नाम है, थायराइड हार्मोन। ठीक, अब आगे हम लोग आते हैं, आगे क्या बच गया, कौन सा, पैराथायराइड। पैराथायराइड का बताइए बच्चों फटाफट। पैराथायराइड कितनी होती है, 2 पेयर होती हैं, 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड, 2 पेयर और 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड होती हैं। पैराथायरॉइड ग्लैंड क्या करती है बच्चों, पी से पैराथायरॉइड, पीछे किसके पीछे, अपनी बहन थायरॉइड के। ठीक, अब पैराथायरॉइड क्या करेगी बच्चों, रिलीज कराती है कौन सा हार्मोन, पैराथ हार्मोन क्या करता है बच्चों, हाई या हम कहें इंक्रीज द कैल्शियम लेवल इन ब्लड, इंक्रीज द कैल्शियम लेवल इन ब्लड, इंक्रीज द कैल्शियम लेवल इन ब्लड। कैल्शियम लेवल ब्लड में कैसे बढ़ाएगा ये सुनो, हाउ इट इंक्रीज द कैल्शियम लेवल इन ब्लड। ठीक, ये पैरथ है, पैरथ हार्मोन हाई कर रहा है। अब हाई कैसे करेगा, इंक्रीज द कैल्शियम लेवल इन ब्लड। अब ब्लड में कैल्शियम कहाँ से आ सकता है, इसका देख लो 2-3 पॉइंट तगड़ा है। अब इसमें कैल्शियम लेवल एक तो आ सकता है बोन से, कि बोन का डिसोल्यूशन हो रहा है, या बोन का डीमिनरलाइजेशन हो रहा है, या हम कहें बोन का क्या हो रहा है बच्चों, डीमिनरलाइजेशन। क्योंकि बोन में क्या है, बोन में भरा पड़ा कैल्शियम, या तो बोन से आ सकता है ना, दूसरा या तो तुम्हारे रीनल ट्यूब्यूल से आ सकता है, किडनी से, रीनल ट्यूब्यूल से एब्सॉर्प्शन बढ़ जाए, एब्सॉर्प्शन फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल्स। और कहां से आ सकता है बच्चों, तुम्हारे जीआईटी से, एब्सॉर्प्शंस इंक्रीज फ्रॉम जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से जो है ये एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाए। ठीक है ना, जब यहां से एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा बच्चों, तो 3 चीजें हैं जो ये क्या करेंगी, कैल्शियम लेवल को बढ़ा देंगी। तो ये सवाल पूछता है तुमसे कि बताओ पैरथ हार्मोन इंक्रीज करता है कैल्शियम लेवल को ब्लड के अंदर, तो बताओ बोन में क्या कराएगा, बोन में क्या कराएगा, बोन में डिक्रीज कराएगा, सीधी सी बात जो है। इसी वजह से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजिया जाते हैं कि सर आपने बताया था कि इंक्रीज कराता है, ऑप्शन में था डिक्रीज कराता है, सही। तो ये देखना है कि कहाँ कराता है कहाँ नहीं कराता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अब इसी तरीके से जो अभी मैंने टीसीटी पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, टीसीटी थायरोकैल्सिटोनिन, ये क्या करा रहा था, डिक्रीज दी ब्लड कैल्शियम लेवल। इसका मतलब कहाँ बढ़ा रहा है ये, बोन में, यानी कहाँ बढ़ा रहा है बच्चों, बोन में बढ़ा रहा है। क्लियर, तो ये बेटा याद रखिएगा, ठीक है ना, ये आपसे पूछा जाएगा। अब बताइए अगर इसका हाइपोसिक्रीशन हो रहा है तो क्या होगा, इसके हाइपोसिक्रीशन की वजह से, हाइपोसिक्रीशन की वजह से मैंने कल पढ़ाया था, अगर इसका हाइपोसिक्रीशन होगा इसका मतलब डिक्रीज कैल्शियम लेवल। अगर कैल्शियम लेवल डिक्रीज हो रहा है तो कल क्या बताया था, टिटेनी हो जाएगी, यही तो पढ़ा। अगर बच्चों हाइपर सिक्रीशन हो रहा है, क्या हो रहा है, हाइपर सिक्रीशन, हाइपर सिक्रीशन का मतलब इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल। अगर ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, बताओ भाई, ये बढ़ा तो कहां से बढ़ा, बोन से बढ़ा, तो तुम्हारी बोन बेकार होने लगेगी, यानी ऑस्टियोपोरोसिस होगी। हाय 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 हाय, कुछ कह दिया, कुछ समझ नहीं पाए। ठीक, जाहिर सी बात है ऑस्टियोपोरोसिस होगी बेटा, ठीक है ना, ऑस्टियोपोरोसिस होगी।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइपरथायरॉयडिज्म एक्सोथैलेमिक ग्वाइटर। देखो बेटा, हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से एक्सोथैलेमस होता है, ठीक है ना। एक्सोथैलेमस जो हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, उसमें आंखें, उसमें फीचर्स होते हैं, यानी हम लोग कह सकते हैं एक्सोथैलेमस सिम्टम्स है, ये आंखें जो है बड़ी बड़ी हो जाएंगी इस तरीके से एकदम ऐसे। इसका मतलब तुम्हें समझना है वहां पे कि ये क्या है, सिम्टम्स है। किसका सिम्टम्स है, इसको हाइपरथायरॉयडिज्म है ना। हाइपरथायरॉयडिज्म इज डिसीज। अब ग्वाइटर किसका है, ग्वाइटर में क्या होता है, यानी हाइपोसिक्रीशन की वजह से है, यानी उसको हाइपोथायरॉयडिज्म है। हाइपोथायरॉयडिज्म डिसीज, ग्वाइटर से हम लोग पता लगा लेंगे कि उसको हाइपो या हाइपर है, ठीक। अब बताइए कौन सा रह गया है, ये भी हो गया। हाँ, थाइमस, हाँ थाइमस बता दो बच्चा फटाफट। थाइमस, थाइमस यही एक ऐसी ग्लैंड है बच्चों, जब हम छोटे थे क्या थे, ऐसे लिखें, एट बर्थ, ये क्या थी, थर्टी या मान लो 15 to 30, ये क्या होने लगेगी बच्चों, स्मॉल। यानी जब हम बच्चों छोटे थे तो ये बड़ी थी, जब हम बड़े हुए तो ये छोटी हो गई, ठीक। थाइमस ग्लैंड। अब बताओ थाइमस क्या करेगी बच्चों, थाइमस कहाँ सिचुएटेड होती है, वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट या डॉर्सल साइड, वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट नियर द एओर्टा, ठीक ठीक। थाइमस ग्लैंड क्या करती है बच्चों, ये एक्टिवेट करती है टी सेल और बी सेल को। अगर टी सेल एक्टिवेट होगा तो सबने पढ़ा है सीमित सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है टी सेल, और बी सेल्स कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है बच्चों, ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। बी सेल ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। क्या करती है बच्चों, ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है कौन सी सेल, बी सेल। चलिए मेरे ख्याल से क्लियर। हम लोग फटाफट, ये बस इसी का यही फंक्शन है कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसी वजह से क्या होता है कि जब हम लोग धीरे धीरे ओल्ड स्टेज की तरफ मूव करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी धीरे धीरे कम होने लगती है, ठीक है ना। अगर इम्यूनिटी बढ़ाना है तो तुम्हें क्या प्रोटीन खाना पड़ेगा, अंडा काइजिस खाओ दबा के, ठीक। अब इसके बाद बच्चों हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एड्रीनल ग्लैंड। अगर हम लोग एड्रीनल ग्लैंड की बात करते हैं बच्चों, तो एड्रीनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है बच्चों, किडनी के ऊपर, किडनी के एंटीरियर पार्ट पे, ऊपर की साइड में किडनी एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ये कितनी होती है, पेयर में होती है या अनपेयर्ड होती है, पेयर में होती है। किडनी कितनी है तुम्हारी, दो, तो ये भी क्या होंगी, दो होंगी, यानी एक पेयर पाई जाती है, दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक का नाम होता है बच्चों एड्रीनल मेडुल्ला, एक का नाम होता है एड्रिनल मेडुल्ला, एक का नाम होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स। इनर मेडुल्ला होता है, आउटर क्या होता है, कॉर्टेक्स होता है बच्चों। एड्रिनल मेडुल्ला, एड्रिनल कॉर्टेक्स में एड्रिनल मेडुल्ला से सिक्रीट होते हैं बच्चों हार्मोन, जिसका नाम होता है बच्चों एड्रिनलिन। क्या नाम होता है, एड्रिनलिन कहें या हम लोग कहें नॉर एड्रिनलिन कहें, इपिनेफ्रिन कहें बच्चों, या हम कहें इसको नॉर इपिनेफ्रिन। और इसी में अगर बच्चों डोपामीन का सिक्रीशंस भी होता है तो इसको मिला के हम लोग बोलते हैं कैटकोलामीन। याद रखना, कैटकोलामीन में 3 लोग होते हैं, ठीक है ना। ये जो डोपामीन होता है न्यूरोट्रांसमीटर इनहिबिटरी होता है, ये दोनों जो होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटेटरी होते हैं। ये एड्रिनल मेडुल्ला से जो भी हार्मोन रिलीज होते हैं बच्चों, ये किसके बने होते हैं, अमीनो एसिड के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, अमीनो एसिड के बने होते हैं। अब इसमें क्या होता है बच्चों, अब इसी की वजह से, यानी एड्रिनल ग्लैंड का नाम बच्चों इसी हार्मोन की वजह से, इसी हार्मोन के बेसिस पे हम लोगों ने एड्रिनल ग्लैंड का नाम, इसका नाम 3F ग्लैंड रख दिया था। एड्रिनल ग्लैंड का नाम एड्रिनल मेडुल्ला के बेसिस पे 3F नाम रखा गया था। यानी मैं कहूंगा बच्चों फाइट, ये हो गया फाइट और फ्लाइट। फ्लाइट पैराशूट वाली फ्लाइट नहीं, एक देखा था तुमने, एक मूवी आई थी, मूवी नहीं आई थी, एक कोई गया था पैराशूट की फ्लाइट पे,
तो वो बार बार कह रहा था मुझे उतारो मुझे उतारो मुझे उतारो, पैसे 100 रुपये एक्स्ट्रा ले लेना, लेकिन मुझे हाँ मुझे उतार दो। यानी इसका जो है यही एक्टिवेट हो गया था, उसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उसका एक्टिवेट हो गया था, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उसका एक्टिवेट हो गया था बच्चों। तो फाइट फ्लाइट फ्राइट रिएक्शंस, हम लोग इसका ट्रिपल एफ जो है नाम पड़ गया था, मैं उसमें जाऊंगा नहीं दोबारा, मैंने सब बताया है इसमें सिंपैथेटिक एक्टिविटी कब कब एक्टिविटी होगी तो क्या क्या होगा। हार्ट रेट जो है, हार्ट रेट का कंडक्शन बढ़ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन बढ़ जाएगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा, स्वेटिंग जो है बढ़ जाएगी, पाइलो इरेक्शंस होने लगेंगे, आंखों का डायलेशन होने लगेगा, ठीक है ना, और तुम्हारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी मोटिलिटी बढ़ जाएगी, तुम्हारे जो इंस्फिंक्टर्स है वो ओपन हो जाएंगे, तुम्हारा मिक्चुरेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है ना। जो ये सारी की सारी चीजें चेंज होना शुरू हो जाती है। और क्या कराता है इसी में बच्चों, ये क्या कराएगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देता है, हाय 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 हाय, इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल बच्चों, एड्रेनालिन हार्मोन बढ़ा देता है, लिपिड का मेटाबॉलिज्म बढ़ा देता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट को तोड़ने लगता है, ठीक है ना। तो ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है कौन, एड्रेनालिन हार्मोन बढ़ा देता है। एड्रेनल कॉर्टेक्स की अगर मैं बात करूं तो एड्रेनल कॉर्टेक्स जो होते हैं बच्चों, याद रखना तुम जीएफआर, ठीक, जीएफआर याद रखना, ये भी याद रखना कि ये आउटर है, ये है बच्चों मिडिल, ये है मिडिल, और ये है बच्चों इनर, ये है वाली इनर नहीं, ठीक। तो आउटर टू इनर अगर हम लोग जाएंगे तो ये जीएफआर है बच्चों, जी से क्या हो जाएगा, ग्रेनुलोसा गैंग्लियन, हाय मालिक, ग्लोमेरुलोसा, बताओ बेवकूफ, कोई गैंग्लियन वैंग्लियन बोल रहे हैं, ग्लोमेरुलोसा, फैसिकुलाटा, रेटिकुलरिस, 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 जीएफआर याद रखना। अब इसके बाद तुम पक्का है भूल जाओगे तो याद रखना मंगलमय, मंगलमय याद रखना बच्चों, मंगल, मंगल गो, ऐसे याद रखना, मंगल गो, ऐसे याद रखना बच्चों, मंगल गो, क्या याद रखना बच्चों, मंगल गो याद रखना, ठीक है ना। ग्लोमेरुलोसा जो होता है बच्चों, इससे सिक्रीशन होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का सिक्रीशन होता है बच्चों, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। और फैसिकुलोटा से बच्चों मंगल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और गो से बच्चों गोनाडोट्रोफिन, गोनाडो, हाँ गोनाडोट्रोफिन, ठीक है ना। यानी हम लोग अभी पढ़ेंगे टेस्टिस वाले और ओवरी वाले हार्मोन। तो यहाँ पे बच्चों जो अब ये याद रखना, जीएफआर आउटर टू इनर, मंगल गो, मंगल गो, मंगल गो। अब मैं इसको बाहर ले चलता हूँ दूसरी स्लाइड पे, दूसरी स्लाइड पे मैं लेके चलता हूँ इसको। तो हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स पढ़ा। दूसरा पढ़ा बच्चों हम लोगों ने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स पढ़ा। तीसरा पढ़ा हम लोगों ने गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स, गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स कह सकते हैं या गोनाडोट्रोफिन कह लो, कोई दिक्कत नहीं, गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स कह लो, चलो ताकि तुम्हें लगे कि ये कॉर्टेक्स वाले हैं, ठीक। अब मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो होता है याद रखना, मैसेज बच्चों, ऐसे हमारी मैसेज की स्पेलिंग ऐसे है, एम से मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ए से बच्चों एल्डोस्टेरॉन। मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स पूछा जाएगा तो बताना एल्डोस्टेरॉन। और कॉर्टिसोल क्या होता है बच्चों, ये होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होता है। तो तुमसे पूछा जाएगा तो याद रखना मैसेज, MACG मैसेज, ठीक है ना। तो याद रखना मैसेज, एम से मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, एल्डोस्टेरॉन। अब यहाँ बताओ मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हम लोग कहेंगे एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन का फंक्शन सभी को पता है कि एल्डोस्टेरॉन क्या करता है बच्चों, डिस्टल पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल से सोडियम और वाटर के मॉलिक्यूल्स को रीअब्सॉर्प्शन कराना शुरू कर देता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करेगा बच्चों, मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जिसका नाम होता है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल क्या करता है बच्चों, कॉर्टिसोल का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, अभी मैं इसको अलग से बताऊंगा तुम्हें। अब जाहिर सी बात है ये ग्लूकोज एक बता दे रहा हूं कि ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज दी ग्लूकोज लेवल। अब मैं दूसरी स्लाइड पे बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। ये है बच्चों ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जिसका नाम है मेन क्या है, कॉर्टिसोल। अब कॉर्टिसोल का अगर तुम्हें फंक्शंस पढ़ाने को मिले तो बहुत जबरदस्त तरीके से याद रखना इसका फंक्शन। पहला फंक्शन तो इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल,
इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल, ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देगा। दूसरा काम ये क्या करता है बच्चों, आरबीसी का प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। दूसरा हार्मोन ऐसा पढ़ा रहा हूं जो प्रोडक्शन करता है आरबीसी का। एक और मैंने पढ़ाया था जो आयोडीन, आयोडीन पढ़ाया था मैंने तुम्हें कि आरबीसी का प्रोडक्शन करता है। दूसरा हार्मोन कार्टिसोल पढ़ा दिया। ये बच्चों एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। इसी वजह से हम लोग क्या करते थे, कोविड वाले पेशेंट को देते थे, उनको इन्फ्लेमेशन लंग्स में बहुत ज्यादा था। अगर लंग्स में इन्फ्लेमेशन उनके बहुत ज्यादा था तो हम लोग उनकी सांसें उखड़ रही थी। जब सांसें उखड़ती थी तो इसका इंजेक्शन देना पड़ता था बच्चों। एक घंटे के अंदर अगर इंसान की सांसें उखड़ रही होती थी, उसका जो SpO2 था बच्चों वो 80 आ रहा है, 80 से 70 आ रहा है, 70 से 50 आ रहा है, तो हम लोग को इंजेक्शन देना पड़ता था। तुरंत जो है उस पेशेंट का सैचुरेशन बढ़ जाता था। तो उसमें क्या होता था, ठीक है एंटी इन्फ्लेमेटरी उसकी जान तो बचा सकते हैं, लेकिन ये ग्लूकोज के लेवल को भी एक तरीके से बढ़ा रहा था, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रहा था। दूसरा इसका काम क्या था, ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह काम करता था बच्चों, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह काम करता था। इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट यानी तुम्हारी इम्यूनिटी को कम कर रहा था। देखो इसका साइड इफेक्ट, ये तो जान तो बचाने के लिए हम लोग एंटी इन्फ्लेमेटरी दे ही देते थे, ठीक। और जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं वो घमाघम यही देते हैं, डेक्सा। तुम गए फीवर उवर लेके डेक्सा लगाया घम से एक, ठीक, क्योंकि इससे तुम्हें तुरंत रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन इसका साइड इफेक्ट उन्हें नहीं पता है कि ये ग्लूकोज के लेवल को भी बढ़ा देता है। ये जो है इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, तुम्हारी इम्यूनिटी अगर कम होगी तो चांसेस ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन इज मोर, चांसेस ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन इज मोर। इसका मतलब मैं कहूंगा कि सेकेंडरी इन्फेक्शन इज आल्सो नोन एज अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन आपको बढ़ेगा। इसी वजह से आपको देखने को मिल रहा था कि कोविड के पेशेंट में म्यूकोरमाइकोसिस हो रही थी, इसी वजह से, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी डाउन हो चुकी थी। सेकेंडरी इन्फेक्शंस, अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होंगे, उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। उनको हॉस्पिटल रिलेटेड यानी नोसोकोमियल इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं ऐसे पेशेंट में। तो उसमें आप लोगों को देखने को मिल रहा था कि इसमें जो है बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो रहे हैं, है ना। तो ये होता है बच्चों कॉर्टिसोल का फंक्शन, और इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों स्ट्रेस हार्मोन। क्या कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन। और ये क्या कराएगा बच्चों, इंक्रीज द लाइपोलिसिस, प्रोटीन हो फैट हो इन सब का ब्रेकडाउन कराएगा। तो देखिए आप कॉर्टिसोल का क्या क्या फंक्शंस है ना। तो इसको हमेशा, अब ये ग्लूकोज का लेवल बेटा जो भी पेशेंट आते थे, किसी का जो है आरबीएस जब किया जाता था 800, किसी का 600, ऐसे सबका बढ़ा रहता था। इसी ड्रग का इफेक्ट था जो है, ठीक है ना। अब हाँ डेक्सामेथासोन, ठीक है, समझ गए मेरे ख्याल से। अब हम लोग बात करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की फटाफट। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की अगर मैं बात करूं बच्चों, गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स की, गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स में दो चीजें होती हैं बच्चों। एक होगा टेस्टिस से रिलीज होने वाला हार्मोन जिसको हम लोग बोलेंगे टेस्टोस्टेरोन, हम लोग क्या नाम देंगे, टेस्टोस्टेरोन। उसके बाद बच्चों ओवरी से रिलीज होने वाला हार्मोन जिसका नाम होगा इस्ट्रोजन, इस्ट्रोजन नाम होगा। एक का नाम बच्चों होगा प्रोजेस्टेरॉन, सबको पता है प्रोजेस्टेरॉन नाम होगा। अब टेस्टिस को हम लोग टेस्टोस्टेरोन कह सकते हैं, और इसको हम लोग क्या कह सकते हैं बच्चों, एंड्रोजन हम लोग कह सकते हैं, एंड्रोजन हार्मोन कह सकते हैं। अब बताओ टेस्टोस्टेरोन का फंक्शंस क्या क्या होता है बच्चों। जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेल के अंदर आते हैं बच्चों, उनकी बताओ अब लो पिच या हाई पिच, लो पिच, ठीक है ना, भेड़ जैसी आवाज मेल की होती है, और फीमेल की आवाज जो है सुरीली होती है, ठीक है ना। आल फीमेल की नहीं, कुछ फीमेल की, सब ना समझ लें कि हमारी सुरीली है। हाँ, स्पीड कम करिए सर। अगर सर इन्फ्लेमेशन ना हो तब कौन सा हार्मोन देंगे, तब हम लोग हार्मोन थोड़ी नहीं देंगे, एंटीबायोटिक्स से हम लोग ट्रीट कर लेंगे, ठीक है ना। टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन कहते हैं। एस्ट्रोजन की अगर बात करें, एस्ट्रोजन के बारे में अभी पढ़ के आए हो। अब प्रोजेस्टेरॉन, पी से प्रोजेस्टेरॉन, पी से प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन बच्चों, प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन कहते हैं। ये कब रिलीज होता है प्रोजेस्टेरॉन बच्चों, कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है बच्चों। मान लीजिए ओवुलेशन 14 डेज पे हो गया, जब ओवुलेशन हुआ, ग्रोविंग ओवेरियन फॉलिकल ने रिलीज किया, ये छोटा सा एक स्ट्रक्चर जिसको सेकेंडरी oocyte कहते हैं, ये रिलीज होके आया। जब ये रिलीज होके आया बच्चों, तो ये पार्ट आगे चल के कार्पस ल्यूटियम बनाता है। इस कार्पस ल्यूटियम का जो लाइफ स्पैन होता है बच्चों, 7 to 10 डेज तक लाइफ स्पैन इस कार्पस ल्यूटियम का होता है। ये इंतजार करता है कि काश जो है स्पर्म आ जाए, अगर स्पर्म आ गया तो फर्टिलाइजेशन हो गया, तब ये बच्चों वर्क करता है
3 से 4 महीने तक जिंदा रहता है, 3 to 4 मंथ तक जिंदा रहता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ये बढ़ाया रहेगा। इसको प्रेगनेंसी को मेंटेन करना होता है। उसके बाद प्लेसेंटा तुम्हारा वेल डेवलप हो जाता है, फिर प्लेसेंटा तुम्हारा हार्मोन रिलीज करना शुरू कर देता है। इस वजह से इसका लाइफ जो है बढ़ जाता है। लेकिन अगर नहीं हुआ मान लीजिए तो अभी ये 7 से 10 दिन तक इंतजार करता है, हो सकता है आ जाए, हो सकता है आ जाए, हो सकता है आ जाए, है ना। ये सब देखिए कितना बढ़िया नेचर ने बनाया था इन सब के अंदर ना। तो पी से प्रोजेस्टेरॉन, पी से प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन और एस्ट्रोजन का फंक्शन तो अभी सभी ने देख ही लिया है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चों कौन सी ग्लैंड है, फटाफट बताइए जरा आगे कौन सी है। पैनक्रियास है। अब पैनक्रियास के बारे में सभी लोग जानते हैं। पैनक्रियास में अभी हम लोगों ने पढ़ा मिक्स्ड ग्लैंड हम लोग बोलते हैं बच्चों, इसको मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। तो इसमें इंडोक्राइन पोर्शन भी होता है और इसमें एक्सोक्राइन पोर्शन भी होता है। एक्सोक्राइन पोर्शन में तुमने पढ़ा था पैनक्रिया रिलीज करता है। पहले कई लोगों ने किया आमिर। ट्राई का मतलब ट्रिप्सिनोजेन, कई यानी काइमोट्रिप्सिनोजेन, लोगो यानी लाइपेसेस, ने यानी न्यूक्लियसेस, आमिर यानी एमाइलेसेस, है ना। ये सब हार्मोन इनएक्टिव जो है एंजाइम का सिक्रीशन करता था पैनक्रियास। पैनक्रियास को बोलते थे हम लोग कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, क्योंकि सबको डाइजेस्ट करने वाला इसके पास एंजाइम पाया जाता था। अब इंडोक्राइन पोर्शन की बात करें तो एक्सोक्राइन तो 98% होता है बच्चों। अगर हम लोग इंडोक्राइन की बात करें, बेसिकली हम लोग हार्मोन की बात करें, तो इंडोक्राइन की बात करूंगा, ये 1 से 2% होता है। 1 से 2 मिलियन प्रोडक्शन करता है। इसमें 2 तरीके के सेल्स होते हैं, एक का नाम होता है अल्फा सेल्स, एक का नाम होता है बीटा सेल्स। बी से याद रखना बाई से यानी बच्चों इंसुलिन, ये इंसुलिन का सिक्रीशन करता है। ए से बच्चों अल्फा वाला सिक्रीशन करता है ग्लूकेगान को, ग्लूकेगान, जी से ग्लूकेगान, जी से बढ़ाए रहो, क्या बढ़ाए रहो, जी से जी यानी ग्लूकोज का लेवल बढ़ाएगा, ठीक है ना, ग्लूकोज का लेवल ये बढ़ाएगा। अब इंसुलिन जो होता है बच्चों, अब कोविड वाले पेशेंट में एक और पैथोलॉजी होती थी, उसके अंदर बच्चों ये जो बीटा सेल्स से जो एस रिसेप्टर प्रोड्यूस हो रहा था, लंग्स में इन्फ्लेमेशन होता था तो लंग्स में ACE2 रिसेप्टर्स, ACE2 एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं, ये जाके बीटा सेल से बाइंड कर देते, बीटा सेल को डिस्ट्रक्ट कर देते थे। ये कोविड वाले पेशेंट में होता था। अगर ये बीटा सेल डिस्ट्रक्ट हुए तो इंसुलिन नहीं रिलीज होगा, इंसुलिन नहीं रिलीज होगा तो ग्लूकेगान का लेवल बढ़ा रहेगा। तो ये दोनों अगर तुमसे पूछा जाए कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कौन करता है, तो बताना इंसुलिन और ग्लूकेगान दोनों, क्योंकि मेंटेन की बात आ रही है ना, रेगुलेट की बात आ रही है। रेगुलेट तो दोनों करेंगे, एक बढ़ाएगा तो एक घटाएगा। अगर ग्लूकेगान बढ़ा रहा है तो इंसुलिन क्या कहेगा कि मैं तुम्हें बढ़ने नहीं दूं, मैं तुम्हें गिराऊंगा, तो इंसुलिन उसको गिराएगा, है ना। अब इसमें देखो उसके बाद क्या होता है, ये जो ग्लूकेगान लेवल होता है और बीटा इंसुलिन होता है, यहां पे देखो इंक्रीज दी ग्लूकोज लेवल, ये कौन कराएगा बच्चों, बताओ फटाफट, ग्लूकेगॉन कराएगा, ठीक। अब इंसुलिन क्या करेगा बच्चों, डिक्रीज दी ग्लूकोज लेवल। मान लीजिए अब देखो डायबिटीज जो होती है बच्चों, डायबिटीज 2 तरीके की होती है, एक होती है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, दूसरी होती है बच्चों टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। 2 तरीके की डायबिटीज होती है। जो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस होती है बच्चों, ये बचपन से लेके 30 साल की उम्र तक होती है, यानी बचपन में जो हो गई, जो उसके बाद 30 से 35 साल के बाद जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। इसको हम लोग कहेंगे ये जेनेटिक होती है बच्चों, जेनेटिक होती है। अब इसमें क्या होता है, हम लोगों को इंसुलिन देना ही देना है, इस पे इंसुलिन पे काम होगा। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस इसको होगी इंसुलिन देना होता है। जिसको टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होती है इसको बच्चों ड्रग देते हैं हम लोग। पहले ड्रग हम लोग एक केमिकल की देते हैं, एक केमिकल 3 महीने के बाद खिलाया, अगर कंट्रोल नहीं है तो हम लोग 2 केमिकल ऐड करते हैं। 2 केमिकल अगर हमने 3 महीने खिलाया, कंट्रोल नहीं है तो हम लोग 3 केमिकल ऐड करते हैं। 3 केमिकल पे भी खिलाया, अगर मान लीजिए नहीं है कंट्रोल, तो हम लोग अब उसके बाद उसको इंसुलिन पर रख देते हैं। तो ये इसका ट्रीटमेंट होता है। सबसे कॉमन ड्रग मेटफॉर्मिन होती है जो सब लोग खा रहे हैं आजकल, ठीक है ना। लेकिन इसमें भी जिसको डायबिटीज है वो प्रॉपर डाइट भी अपनी चेक करा ले। हर घर में डायबिटीज के पेशेंट होंगे बेटा, तो आप लोग याद रखिएगा अपने पापा की डाइट को मेंटेन करवा लीजिए। जिस डाइट पे उनकी शुगर कंट्रोल आ जाए वही डाइट उनको डेली दीजिए आप। और ऐसे पेशेंट यानी शुगर वाले पेशेंट में 3 जो है कॉज होते हैं, मैंने बताया था एक दिन। पॉलीडिप्सिया होता है, पॉलीडिप्सिया का मतलब होता है बच्चों कि प्यास बहुत लगेगी। पॉलीफेजिया होता है यानी भूख बहुत लगेगी। उसके बाद पॉलीयूरिया होता है यानी पेशाब बहुत लगेगी। तो ऐसे पेशेंट में कुछ लोग तो खुश हो जाते हैं कि भूख बहुत लग रही है, पहले हम 2 रोटी खाते थे अब 8 खा रहे हैं, वो खुश हो जाती हैं। खास तौर से फीमेल खूब बतियाती हैं अपने अगल बगल जा जाके कि हे सुनो हम आजकल 8 रोटी खा रहे हैं। अच्छा
कौन सी टॉनिक पी रही हो? टॉनिक वानिक नहीं पी रहे हैं, हमारी ऐसे ही बढ़ गई है, हैं? खूब बतियाए रहती हैं, जबकि उनको पता चलता है बाद में उसके बाद सर दर्द, बदन दर्द, पैर में ऐठन, है ना, हेडेक, सब कुछ शुरू हो गया है उनको। जब सब कुछ शुरू हो जाता है उसके बाद पहुंचती हैं डॉक्टर साहब के पास, तो निकलती है शुगर 600, बस वहीं से धड़ाम, ठीक है ना, वहीं से धड़ाम। अब इंसुलिन हम लोग कहाँ देते हैं? इंसुलिन तुमने देखा अम्बलाइकस, अम्बलाइकस से 4 अंगुल ऐसे नाप लो, ऐसे, ठीक, 4 अंगुल यहाँ, 4 अंगुल यहाँ, 4 अंगुल यहाँ, 4 अंगुल, ठीक, यानी 4 अंगुली नाप लो। उसके बाद वहीं इंसुलिन धड़ 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 सब क्यूटेनियस हम लोग देते हैं, ठीक है ना, याद रखना, सब क्यूटेनियस, डिपेंड करता है शुगर कितनी है उससे यूनिट डिफाइन की जाती है, ठीक है ना। तो ये इंसुलिन के लिए। अब बताओ इंसुलिन बच्चों जो होती है, इंसुलिन हार्मोन तुमने सुना होगा, ये जो इंसुलिन होती है बच्चों सबसे पहले बनाया था इली लिली, ठीक, इली लिली अमेरिकन कंपनी ने, इली लिली एन अमेरिकन कंपनी, 1983 की बात थी, सबसे पहले इसको बनाया गया था लैब में। इसमें बच्चों 3 चेन होती है, अल्फा होती है, बीटा होती है और एबीसी, सॉरी अल्फा बीटा नहीं, एबीसी होती है। अब मैं दूसरी एक चीज समझ लो, ये जो एबीसी होती है बच्चों ये प्रो इंसुलिन में होती है। किस में होती है? प्रो इंसुलिन में, प्रो इंसुलिन में होती है। प्रो इंसुलिन में टोटल 86 अमीनो एसिड होते हैं बच्चों, ठीक है ना। प्रो इंसुलिन ड्यूरिंग मैचुरेशन के दौरान इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है। ये जो इंसुलिन बनती है बच्चों इसमें 51 अमीनो एसिड होते हैं। इसका जो मेटल होता है बच्चों वो जिंक होता है। इसमें 2 चेन, एक होती है ए, एक होती है बी। ए में जो होता है बच्चों 21 अमीनो एसिड होता है, बी में 30 अमीनो एसिड होते हैं। टोटल कितने हो गए बच्चों? ये केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में बहुत जबरदस्त लिखा है, टोटल 51 अमीनो एसिड इसमें पाए जाते हैं बच्चों, ठीक है ना। अब इसको सबसे पहले हम पहले किससे निकाला जाता था? सॉर्टेड कैटा से निकाला जाता था, पिक से निकाला जाता था, ठीक है ना। लेकिन ये लोग क्या करने लगे बच्चों? एलर्जिक रिएक्शन डेवलप होने लगी। जब एलर्जिक रिएक्शन डेवलप होने लगी तो हम लोगों ने क्या किया? इसको हम लोगों ने ये कहा कि बना ही लो लैब में, है ना, बायोटेक में इसको पढ़ाएंगे हम। इसको बनाना शुरू किया तो बन के जब तैयार हुई तो इंसुलिन तैयार हुई, जिसमें 2 चेन थी अल्फा बीटा। ये दोनों एक दूसरे से डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। किस बॉन्ड से बच्चों? डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड और तुम्हें कहां देखने को मिलता है बच्चों? और कहां देखने को मिलता है? एंटीबॉडी देखी होगी, एंटीबॉडी में भी तुम्हें डाइसल्फाइड बॉन्ड देखने को मिल जाएगा। तो बाबू ये याद रखना। और बताओ जिंक कहां कहां पाया जा रहा था बच्चों? सीआईडी फरार थे, कितने लोगों को याद आ रहा है? यहां जिंक पढ़ाया था मैंने, ऑक्सीजन के अंदर भी मैंने जिंक पढ़ाया था। यानी कार्बोनिक एनहाइड्रेज में क्या पाया जाता है? जिंक। इंसुलिन के अंदर क्या पाया जाता है बच्चों? जिंक। डीहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होती है केमिस्ट्री की, जिंक। फ्रैंकलैंड रिएक्शन होती है, जिंक। ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड पढ़ा, इसमें भी जिंक। ऑक्सीजन तुमने पढ़ा, इसमें भी जिंक, ठीक है ना। ये सब जिंक वाले हार्मोन है। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज का नाम पढ़ा तुमने, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो मेटल आयंस होते हैं इसमें भी होता है जिंक। प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, क्या होता है? प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है, इसमें भी जिंक पाया जाता है, ठीक है ना। ये तो इंसुलिन और ग्लूकेगान की बात होगी, मेरे ख्याल से ये बात समझ गए। अब उसके बाद बच्चों हम लोग बात करते हैं, क्या बच गया बताओ, क्या बचा? नहीं दे सकते हैं, नहीं। टाइप 1 इंसुलिन में बेटा हम लोग, टाइप 1 डायबिटीज में हम लोग इंसुलिन ही देंगे, ठीक है ना, ड्रग से कंट्रोल नहीं होगा। अब इसके बाद टेस्टिस और ओवरी की बात आ गई। टेस्टिस और ओवरी में तो पढ़ा ही चुके हैं बाबू, है ना, सब कुछ तो बढ़ा दिया टेस्टिस और ओवरी के अंदर। बताओ टेस्टिस में टेस्टोस्टेरॉन को रिलीज कराएगा। टेस्टोस्टेरॉन का फंक्शंस क्या है बच्चों? है ना, जब एंड्रोजन हार्मोन रिलीज होगा तो एंड्रोजन हार्मोन क्या कराएगा बताओ? अब इसके अंदर अभी मैं नहीं जाऊंगा कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है तो ये है फलान ढिमकान, ये सब नहीं बताऊंगा अभी, ये मैं अगली बार पढ़ाऊंगा तुमको। अब उसके बाद ओवरी से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, एक का नाम होता है ईस्ट्रोजन, दूसरे का नाम होता है प्रोजेस्टेरॉन। अगेन वही घिसी पिटी बातें बाबू कि ये ईस्ट्रोजन जब तक तुम्हारी शादी नहीं हुई है सारा काम ये संभालता है, शादी के बाद जब प्रेगनेंसी हो जाए तो ये संभालेगा सारा काम। कहाँ से रिलीज होता है सबको पता है ना। तो इसको मूव करते हुए हम लोग एक बढ़िया टॉपिक पढ़ते हैं बच्चों कि कुछ जो है अदर टिश्यूज होते हैं जो रिलीज करते हैं हार्मोन, इसकी बात कर लेते हैं। हम लोग एक बात और पढ़ लेते हैं, आओ एक बढ़िया से बात पढ़ा दें, क्योंकि टाइम कितना हो रहा है? 6:15 है, अभी तो बहुत सारा टाइम है, रिलैक्स चिल। अब पढ़ने दो, तुम्हें मैं पढ़ाऊंगा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, पढ़ लेना। आज तक किसी को समझ में नहीं आया है, और इस बार, पिछली बार क्वेश्चन जो आया था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से आया था, उसके पहले क्वेश्चन जो आया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से आया, तो इस साल क्वेश्चन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से नहीं आएगा। इस साल पूरी उम्मीद है कि एड्रिनल ग्लैंड से क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, या थायराइड से आएंगे। ये बढ़िया टॉपिक है थोड़ा सा, और पिट्यूटरी से भी आ सकते हैं क्योंकि उसमें फ्लैट पीजी 6 हार्मोन होते हैं। अब यहाँ पे सुनो, हाँ 6 हार्मोन होते हैं बस,
अब इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों टेम्परेरी इंडोक्राइन ग्लैंड। टेम्परेरी इंडोक्राइन ग्लैंड, टेम्परेरी इंडोक्राइन ग्लैंड। टेम्परेरी इंडोक्राइन ग्लैंड की अगर हम बात करें बच्चों, तो टेम्परेरी इंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है, ये याद रखिएगा बाबू, 3 होती हैं। एक तो तुमको पढ़ाया, मैंने पढ़ाया नहीं अभी पढ़ाऊंगा, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा। दूसरा हो गया कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम लुटा देता है, कार्पस ल्यूटियम। इसके बाद बच्चों थाइमस। ये होते हैं टेम्परेरी इंडोक्राइन ग्लैंड। अब ये जो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है बच्चों, प्लेसेंटा का तो तुम्हें पता ही है। ये प्लेसेंटा, ये ओम है तुम्हारा, क्या है ये है बच्चों ओम, ये है प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा का फंक्शन सभी को पता है कि ऑक्सीजन लेके जाएगा, गंदगी लेके आएगा, है ना, ऑक्सीजन लेके जाएगा, न्यूट्रिशंस लेके जाएगा, सब कुछ प्रोवाइड करेगा किसको बच्चों, इस फीटस को, ग्रोविंग फीटस को। और ये फीटस बेहतरीन मेम्ब्रेन होती है, अमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है, इसी में झमाझम खेलता है, ठीक, इसकी ग्रोथ होती है ना। जब ये मूवमेंट करता है, ये मूवमेंट सबसे ज्यादा जो मूवमेंट करता है बच्चों रात में करता है। कब? रात में। और इसमें क्या होता है, अब ये प्लेसेंटा का फंक्शन तो सबको, अब प्लेसेंटा सिक्रीट करता है बच्चों कौन कौन सा हार्मोन, HCG, HPL, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। अब इसमें क्या होगा बच्चों, सुन लो 2-3 बातें, बढ़िया बात है। अब HCG का फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन, ठीक, और HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। अब ये लैक्टोजन का मतलब समझ में आ रहा है किसको, लैक्टेशन में हेल्प करेगा। अब ये क्या करता है बच्चों, ये कब रिलीज होता है, तो याद रखना HCG हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है फीमेल के लिए, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जब पहला मेंस्ट्रुएशन मान लीजिए जो है आफ्टर कपुलेशन या कंसेप्शन हो गया, फीमेल को तो पता नहीं, तो कंसेप्शन के होता क्या है कि मान लीजिए फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन नहीं आया, मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है नहीं आया, एब्सेंट है, तो इसके बच्चों मेंस्ट्रुअल पीरियड के एब्सेंट होने के जो है हम लोग 7 to 14 डेज पे चेकअप कराते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविडेक्स टेस्ट, यूरिन टेस्ट, या हम लोग इसको बेहतरीन नाम देते हैं ग्रेविडेक्स टेस्ट। ग्रेविडेक्स टेस्ट कराते हैं टू कंफर्म दी प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए क्या कराते हैं बच्चों, ग्रेविडेक्स टेस्ट कराते हैं। जब ये ग्रेविडेक्स टेस्ट होता है तो इसमें क्या होता है, अगर HCG का लेवल बढ़ा होगा तो वो कार्ड होता है, कार्ड टाइप होता है, चिप टेस्ट कार्ड टेस्ट होता है, तो उस पर यूरिन जो है, जब समझ जाओ अब, तो होता क्या है कि अगर HCG हार्मोन है उस पर, तो उस पर पता चल जाता है कि क्या है, प्रेगनेंसी कंफर्म है। और क्या होता है बच्चों, इससे बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होती है जब इसका लेवल बढ़ता है, तो एक्सेसिव वोमिटिंग होती है। मॉर्निंग सिकनेस, सुबह में जो है बहुत भयानक वोमिटिंग होती है, वोमिटिंग कुछ लोगों को एक्सेसिव होती है, जिसको बोलते हैं हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम, वोमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है कुछ लोगों को, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब एक और हार्मोन लेटर फेज ऑफ द प्रेगनेंसी में रिलीज होता है, जिसका नाम होता है रिलैक्सिन। कहाँ से रिलीज होता है, ओवरी से। अब ये रिलैक्सिन क्या करता है, रिलैक्सेशन कराता है, किसका, प्यूबिक सिम्फाइसिस के जो लिगामेंट्स होते हैं उसको क्या कराता है, रिलैक्सेशन, ताकि डिलीवरी आसानी से हो सके। इसी वजह से सब लेटर फेज ऑफ द प्रेगनेंसी में रिलीज होते हैं। अब कार्पस ल्यूटियम तो सब जान गए, उसके बाद थाइमस भी सब लोग पढ़ चुके हो। अब बताओ मुझे 3 हार्मोन ऐसे बताओ बच्चा जो आरबीसी का प्रोडक्शन कराते हैं। अब एक और हार्मोन देखो, एक चीज मैं बताना भूल गया था वहां, मैं अब यहां पे समराइज कर दे रहा हूं। आरबीसी प्रोडक्शन इंक्रीज बाई, आरबीसी प्रोडक्शन इंक्रीज बाई, पहला बच्चों थायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन ये पढ़ चुके हो। दूसरा बच्चों कॉर्टिसोल, तीसरा बच्चों इरिथ्रोपोएटिन,
इरिथ्रोपोइटिन कहाँ से रिलीज होता? इरिथ्रोपोइटिन बच्चों रिलीज कहाँ से होता है? फटाफट बताओ मुझे। किडनी से। किडनी के कहाँ से? जक्स्टाग्लोमेरुलर पार्ट से, जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस से किडनी के ये हार्मोन रिलीज होता है। अब ये क्या कर रहा है बच्चों? इरिथ्रोपोइटिन आरबीसी के प्रोडक्शंस को बढ़ा रहा है। किसको बढ़ा रहा है? आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है। अब बताओ 3 हार्मोन का नाम बताओ जो ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाते हैं। 3 हार्मोन का नाम बताओ जो ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाते हैं। 3 हार्मोन विच इंक्रीज, 3 हार्मोन विच इंक्रीज, ये सब बहुत जबरदस्त पॉइंट है। 3 हार्मोन विच इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल। अब बताओ बढ़ाने वाले इतने हैं, घटाने वाला सिर्फ एक बेचारा इंसुलिन, तो वो खराब नहीं होगा? वो इसलिए जल्दी खराब हो जाता है। तो ये बताओ 3 हार्मोन विच इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल। पहला तो तुमने पढ़ा ग्लूकेगॉन, ग्लूकेगॉन। दूसरा तुम्हें पढ़ाया मैंने कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या कह लो कॉर्टिसोल। तीसरा मैंने पढ़ाया तुम्हें एड्रेनालिन। ये 3 हार्मोन जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देते हैं। याद रखना ये सब पॉइंट बेटा, ये सब बहुत तगड़ा तगड़ा पॉइंट है, हल्के मत लेना इन सबको। ये सब लोग समराइज कर रहे हैं हम, ठीक। अब उसके बाद बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो है रिलीज करते हैं हार्मोन। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा किडनी, किडनी से क्या डिफ्यूज टिश्यू होते हैं जो रिलीज करते हैं। किडनी से क्या रिलीज हुआ बच्चों? इरिथ्रोपोइटिन। अब बताओ हार्ट से, खली याद है ना, खली बताया था ना। अब बताओ हार्ट से क्या रिलीज होता है बच्चों? जब ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ता था, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म बढ़ती थी। एंजियोटेंसिनोजन 1, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, एंजियोटेंसिन फर्स्ट, एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होता था। पावरफुल वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर कहते हैं। तो क्या करता था? ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता था। जब ब्लड प्रेशर बढ़ता था, तुम्हारी हार्ट अपने आप को बचाने के लिए क्या रिलीज करती थी? एनएफ का रिलीज कराती थी, आर्टियल नाइट्रिक यूरेटिक फैक्टर। ये क्या करता था? वैसोडायलेशन कराता है, वैसोडायलेशन कराता है। जब वैसोडायलेशन होगा तो बच्चों डिक्रीज हो जाएगा ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होगा बच्चों? डिक्रीज हो जाएगा। अब इसके बाद क्या रह गया बच्चों? अब बताओ जीआईटी। जीआईटी यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो ये भी हार्मोन रिलीज करती है, गैस्ट्रिन, सिक्रीटिन, गैस्ट्रिन, सिक्रीटिन और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड, और एक था गैस्ट्रिन हो गया, सीसीके, बहुत इंपॉर्टेंट, सीसीके, कोलेसिस्टोकाइनिन। अब बताओ गैस्ट्रिन क्या कराएगा बच्चों? गैस्ट्रिक सिक्रीशन को बढ़ाएगा। गैस्ट्रिक सिक्रीशन जब बढ़ेगा, HCl रिलीज होंगे, तो जो पेप्सिनोजन है, HCl क्या करता है? पेप्सिनोजन को डाइजेस्ट करता है। तो पेप्सिन क्या, पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट होगा, ठीक। नहीं समझे? चलिए, गैस्ट्रिन क्या कराएगा? HCl का सिक्रीशन। HCl डाइजेस्ट किस में करता है? पेप्सिनोजन एक्टिव फॉर्म में है, इसको किस में कन्वर्ट करता है? पेप्सिन में। अब बताओ सिक्रीटिन क्या कराएगा बच्चों? बाइकार्बोनेट एंड आयंस एंड वाटर का एब्सॉर्प्शन। सीसीके क्या कराएगा बच्चों? कोलेसिस्टोकाइनिन, जो तुम्हारा गाल ब्लैडर होता है, क्या गाल ब्लैडर को कॉन्स्ट्रिक्ट कराता है। जब गाल ब्लैडर तुम्हारा कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो क्या सिक्रीट होगा? बाइल सिक्रीट होगा। बाइल सिक्रीट होगा तो क्या करेगा? ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में हेल्प करेगा। अब गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड, ये इनहिबिट करेगा गैस्ट्रिक पेप्टाइड हार्मोन को, ठीक है ना। गैस्ट्रिक पेप्टाइड हार्मोन को क्या करेगा? ये इनहिबिट करेगा। अब सीसीके ये सब कहाँ से रिलीज होते हैं बच्चों? डियोडिनम से। कहाँ से? डियोडिनम से रिलीज होते हैं। ये भी याद रखना, पूछा जाएगा, वहां फिर बेहोश मिलोगे। तीनों गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड भी, ये सब कहाँ से रिलीज होते हैं? डियोडिनम से रिलीज होते हैं। अब बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर भी रिलीज होते हैं। ग्रोथ फैक्टर, ये ग्रोथ फैक्टर किस में हेल्प करते हैं? इंडोक्राइनल ग्रोथ फैक्टर। मान लीजिए कोई डैमेज हो गया तुम्हारे इंटेस्टाइन के अंदर, तो उसको रिजनरेट करेंगे पार्ट्स को, ठीक है ना। पार्ट्स को रिजनरेशन में हेल्प करेंगे, ठीक। बस लास्ट टॉपिक पढ़ा दें बेटा, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, ठीक है ना। लास्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ, सब एनसीईआरटी में पढ़ लेना, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। ये पढ़ दो बेटा, आज तक किसी को नहीं समझ में आया है, ठीक। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन थोड़ा सा स्लो पढ़ाऊंगा
क्योंकि यहाँ तक आते आते तुम्हारी भी एनर्जी डाउन हो जाती है और हमारी भी, लेकिन मैं यहाँ पे आराम से पढ़ाऊंगा तुम्हें पूरी बात समझ में आए, क्योंकि हमेशा यही तुम्हारे साथ हो रहा है, तुम इसको छोड़ देते हो। अब बताओ जल्दी जल्दी मुझे, अगर ये डीएनए है बच्चों तो डीएनए से क्या बनेगा? सबको पता है आरएनए बनता है। आरएनए से क्या बनता है बच्चों? प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। अब प्रोटीन से क्या बनता है बच्चों? एंजाइम बनता है। अब यही एंजाइम जो है मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, तो एंजाइम से ही मेटाबॉलिज्म है तुम्हारा, क्योंकि सारी की सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है बगैर एंजाइम के नहीं हो सकती, तो यहाँ पे मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रही है। अब जितना बढ़िया मेटाबॉलिज्म होगा बच्चों उतना ही बढ़िया तुम्हारा क्या होगा? फिजिकल अपीयरेंस होगा। क्या होगा? फिजिकल अपीयरेंस उतना ही तगड़ा होगा। जितना ज़बरदस्त तुम्हारा फिजिकल अपीयरेंस होगा बच्चों उतने ही तुम स्मार्ट दिखोगे, यानी हम कहें तुम्हारा फेनोटाइप भी उतना ही तगड़ा होगा, है ना। यानी हम कह सकते हैं कि तुम उतने ही स्मार्ट दिखोगे, उतने ही तुम्हारी स्मार्टनेस होगी, उतने ही तुम खूबसूरत दिखोगे। अगर कोई दिक्कत तुम्हारे डीएनए में आ गई तो सारा स्टेप लुलिया जाएगा, यहीं सारा स्टेप बंद हो जाएगा, नहीं होगा। अगर यहाँ पे कोई दिक्कत हुई तो ये भैया आरएनए नहीं बनेगा, आरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन नहीं बनेगी, प्रोटीन नहीं बनेगी तो तुम्हारे एंजाइम नहीं सिक्रीट होंगे, एंजाइम नहीं सिक्रीट होंगे तो आगे मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो तुम बड़ी दिक्कत, कहीं पेट खराब, कहीं ये कहीं वो, कहीं सिजेरियन ऑपरेशन करती हैं, ऐसा क्यों? नॉर्मल डिलीवरी क्यों नहीं होती? नॉर्मल अभी बता देंगे, सब पढ़ा देंगे तुम्हें, आज पूरी गायनी पढ़ा देंगे, बहुत सारे कॉज होते हैं। अब उसके बाद देखो फिजिकल अपीयरेंस, उसके बाद क्या होता है? फेनोटाइप, है ना, सब कुछ गड़बड़ा गया यानी उसका। अब इसको हम लोग क्या करते हैं? यही पूरा का पूरा हार्मोन भी तुम्हारा क्या करता है? हार्मोन तुम्हारे कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं, अब मैं समराइज कर रहा हूँ, प्रोटीनेशियस हार्मोन, साइटोप्लाज्मिक वाले यानी लिपिड वाले हार्मोन, अमीनो एसिड कंटेनिंग हार्मोन, सारे के सारे हार्मोन मैं समराइज करता हूँ। ये पक्का है क्वेश्चन एक पूछा जाएगा तुमसे कि बताओ अमीनो एसिड कंटेनिंग हार्मोन, प्रोटीन कंटेनिंग हार्मोन, स्टेरॉयडल हार्मोन, ये सब पूछे जाएंगे तुमसे। तो अब यहाँ पे सुनते जाओ, एक जो मैकेनिज्म एक्शन होता है, इसके रिसेप्टर्स 3 जगह होते हैं। कहाँ कहाँ होते हैं? इसके रिसेप्टर्स 3 जगह हो सकते हैं बच्चों, ठीक। एक रिसेप्टर्स हो सकता है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। कहाँ हो सकता है? सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स हो सकते हैं। और रिसेप्टर एक हो सकता है बच्चों साइटोप्लाज्म के अंदर। कहाँ पे? साइटोप्लाज्म के अंदर। और एक के रिसेप्टर्स हो सकते हैं न्यूक्लियस के अंदर। सभी का काम वही है, बस काम देखो कैसे है, सभी का काम सेम है, बस तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। जो सेल मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, ये रिसेप्टर्स की बात हो रही बच्चों, 3 तरीके के रिसेप्टर्स होते हैं। एक रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पे होता है, एक साइटोप्लाज्म में होता है, एक न्यूक्लियस पे होता है। लेकिन तुम्हारी एनसीईआरटी ने एक सेल मेम्ब्रेन करके, एक जो है सेल के अंदर करके खत्म कर दिया है। लेकिन मैं तुम्हें 3 लेवल पे बता रहा हूँ, तुम्हारी एनसीईआरटी ने 2 ही लेवल की बात की है, ठीक है ना। जो सेल मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं बच्चों, प्रोटीन के होते हैं। किसके? प्रोटीन रिसेप्टर्स। प्रोटीन रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन सेल मेम्ब्रेन। जो साइटोप्लाज्म में होते हैं बच्चों, ये स्टेरॉयडल रिसेप्टर्स होते हैं। किसके? स्टेरॉयड हार्मोन के। स्टेरॉयड हार्मोन के रिसेप्टर्स, प्रोटीन हार्मोन के रिसेप्टर्स। और न्यूक्लियस के अंदर जो होते हैं बच्चों, अमीनो एसिड वाले रिसेप्टर, अमीनो एसिड कंटेनिंग हार्मोन वाले रिसेप्टर्स होते हैं। अब प्रोटीन वाले हार्मोन कौन कौन से होते हैं बच्चों, इसको गिन लेते हैं एक बार। तो अभी तुमको हमने बताया कि एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले हार्मोन, एंटीरियर पिट्यूटरी से जो रिलीज हुए उसका नाम फ्लैट पीजी था, फ्लैट पीजी। अब बताओ पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले हार्मोन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले हार्मोन क्या क्या रिलीज हो रहे थे? 2 ही तो हो रहे थे। एक का नाम था ऑक्सीटोसिन हार्मोन, दूसरे का नाम था बच्चों वैसोप्रेसिन हार्मोन, वैसोप्रेसिन हार्मोन था। उसके बाद पैंक्रियाज से रिलीज होने वाले हार्मोन, एक का नाम बच्चों था इंसुलिन, दूसरे का नाम क्या था बच्चों? ग्लूकेगॉन। यानी हम कह सकते हैं पैंक्रियाज से रिलीज होने वाले हार्मोन। एक हार्मोन और कैल्सिटोनिन का नाम सुना होगा बच्चों, कैल्सिटोनिन। ये भी क्या होता है? प्रोटीन कंटेनिंग हार्मोन होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? ये प्रोटीन कंटेनिंग हार्मोन। इनके रिसेप्टर्स कहाँ पाए जाएंगे बच्चों? सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाएंगे। जो भी प्रोटीन वाले होते हैं इनके सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। अब इसके बाद बच्चों स्टेरॉयडल हार्मोन की बात करें। स्टेरॉयडल सबको पता है, मैंने ये 100 बार बताया होगा। सेल वाले में बताया था, मेरे लाल नहीं याद आ रहा है। एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज हुए हार्मोन, एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज हुए हार्मोन। और बच्चों कहाँ? गोनैड से रिलीज हुए हार्मोन।
अब बताओ एड्रिनल कॉर्टेक्स से क्या क्या रिलीज होते हैं। अब ये नाम तो तुम लिख ही सकते हो इतना बाबू, कि बताओ जल्दी जल्दी। जीएफआर पढ़ा था तुमने, पढ़ा एल्डोस्टेरॉन, क्या पढ़ा, एल्डोस्टेरॉन। दूसरा तुमने क्या पढ़ा बच्चों, कॉर्टिसोल पढ़ा, क्या पढ़ा, कॉर्टिसोल पढ़ा। गोनाइड से रिलीज होने वाले हार्मोन, एक का नाम होता है बच्चों टेस्टिस, टेस्टिस से टेस्टोस्टेरॉन निकलते हैं, क्या निकलते हैं बच्चों, टेस्टोस्टेरॉन निकलते हैं। और ओवरी से दो हार्मोन निकलते हैं, एक का नाम होता है ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन, दूसरे का नाम होता है बच्चों प्रोजेस्टेरॉन। और ये सब किससे बनते हैं बच्चों, कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, किससे, कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। और ये कोलेस्ट्रॉल से सबसे ज़्यादा जो फॉर्मेशन होता है ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का होता है। इसी वजह से जो कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स होते हैं फीमेल के जो है आर्टरी में डिपॉजिट नहीं होते हैं। इसी वजह से फीमेल को हार्ट अटैक का चांस कम होता है, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स चले जाते हैं सिंथेसिस करने में ये वाले हार्मोन। जबकि अगर मेल की बात करें जो टेस्टिस वाले होते हैं इसमें कोलेस्ट्रॉल का यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं होता है। जब कोलेस्ट्रॉल का यूज़ नहीं होगा तो कोलेस्ट्रॉल तुम्हारी बॉडी में बढ़ेगा, तो मेल को हार्ट अटैक का चांस सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा चांस किसको होता है बेटा, ठीक, समझ गए। मेरे ख्याल से क्लियर है। अब बच्चों इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो है अमीनो एसिड वाले, अमीनो एसिड वाले जो हार्मोन होते हैं बताइए अभी। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स वहाँ था तो एड्रीनल मेडुल्ला यहाँ होगा, एड्रीनल मेडुल्ला यहाँ है बच्चों। अब बताओ एड्रीनल मेडुल्ला से हार्मोन कौन कौन से रिलीज हुए। अगर मैं तुम्हें एक चार्ट यहाँ पे दिखाऊं तो वो भी अभी मैं दिखा देता हूँ। पहले एड्रीनल मेडुल्ला वाले बताओ, एक का नाम क्या था बच्चों, नॉर एड्रीनलिन था, एक का नाम क्या था, एड्रीनलिन था, है ना। एक का नाम बच्चों और अभी हम लोगों ने पढ़ा था डोपामीन, नहीं याद आ रहा है, डोपामीन पढ़ा था हम लोगों ने। इसके बाद बच्चों हम लोग बताइए थायराइड में आ जाओ, तुम कहाँ आ जाओ, थायराइड वाले हार्मोन कौन कौन, T3 और T4 हार्मोन हो गए। अभी मैंने तुम्हें मेलेटोनिन पढ़ाया था, मेलेटोनिन ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड से बनता है, ठीक है ना। तो एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, ट्रिप्टोफैन वाले हार्मोन हो गए, थायराइड वाले हो गए, डोपामीन हो गया, ठीक, क्लियर। चलिए ये याद रहना चाहिए बच्चों। अब यहाँ पे मैं अगर चाहूँ तो एक लाइन तुम्हें ज़रूर बताऊंगा, बताइए यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। चलिए अब इसमें एक चीज़ और सुन लो, फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन क्या है बच्चों, अमीनो एसिड है। फिनाइल एलेनिन फॉर्मेशन करती है बच्चों टायरोसिन का, किसका, टायरोसिन का। टायरोसिन, अब देखो टायरोसिन फॉर्मेशन करता है बच्चों मेलेनिन का, मेलेनिन का फॉर्मेशन करता है। अब इसी से आपने सुना होगा जब टायरोसिन मेलेनिन में नहीं कन्वर्ट हो पाता है ना, तो एक बीमारी हो जाती है एल्बिनिज्म, नाम सुना होगा। फिनाइल एलेनिन से ये नहीं बन पाता है तो हो जाती है फिनाइल कीटोन्यूरिया, पढ़ा होगा, जब एंजाइम का डिफेक्ट हो जाता है, ये तुमने पढ़ा होगा आगे। अब यहाँ से तुम याद रखना ऐसे बाबू, तुमने पढ़ा होगा टी-डीएनए, कितने लोगों ने पढ़ा है, टी-डीएनए, आर-डीएनए, नहीं पढ़ा है, ऐसे याद रखना टी-डीएनए। तुमने पढ़ा होगा उसमें बायोटेक में डाइकॉट में होता था, उसका नाम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस था, उसमें भी टी आया, इसमें भी टी आया, वो इन्फेक्शन करा रहा था, ठीक। तो टी डीएनए, अब टी से मतलब टायरोसिन, अब डी से हो जाएगा बच्चों डोपामीन। टायरोसिन से क्या बनता है, डोपामीन का फॉर्मेशन होता है। अब डोपामीन के बाद एन आया, एन से कौन सा हार्मोन पढ़ा आगे, नॉर एड्रीनलिन बनता है, नॉर एड्रीनलिन बनता है। उसके बाद ए आया, ए से क्या बनेगा, एड्रीनलिन हार्मोन बनता है, एड्रीनलिन हार्मोन बनता है। ये चीज़ बेटा याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे एंजाइम अगर कहिए तो बता दें हम, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, हाइड्रोक्सिलेशन, यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोक्सिलेशन एंड कार्बोक्सिलेशन दोनों होता है। पहला स्टेप हाइड्रोक्सिलेशन, दूसरा कार्बोक्सिलेशन। यहाँ पे बच्चों सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोक्सिलेशन होता है, ठीक। यहाँ पे मिथाइलेशन होता है, क्या होता है, मिथाइलेशन। अब यहाँ पे क्या होता है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होता है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होता है यहाँ पे, फिनाइल एलानिन
हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होता है। क्लियर? चाहे तो याद कर सकते हैं, चाहे तो भूल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब टायरोसिन से बच्चों जब मेलानिन बनता है तो टायरोसिनेज एंजाइम होता है। टायरोसिनेज ये चाहे भूल जाओ लेकिन टीडीएनए ये याद रखना। देखो कितना आसान है ना कि कौन सा हार्मोन किससे बनता है, ये तुम याद कर लेना। अब हम आते हैं आगे, तुम्हें एक बढ़िया सी बात और बताते हैं। अब हम लोग रिसेप्टर की बात कर रहे थे। ये बच्चों तुम्हारा न्यूक्लियस है बड़ा सा, ये तुम्हारा सेल है, तुम्हारा सेल। अब इसके अंदर ये न्यूक्लियस बैठा हुआ है, सेंटर में होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा दाएं बना रहा हूँ क्योंकि बाएं कुछ और बनाना है, ठीक। यहाँ पे न्यूक्लियस, इसके अंदर बैठा हुआ है तुम्हारा डीएनए आरएनए, डीएनए आरएनए यहाँ पे मौजूद है बच्चा पार्टी। दिमाग लगा के सुनो। अब अगर प्रोटीन वाले हार्मोन है, कौन से हार्मोन? प्रोटीन वाले अगर हार्मोन आए तो बताओ सेल मेम्ब्रेन लिपिड की बनी होती है, तो इसको जाने देगी प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को, कहेगी ना तुम रुक जाओ। तो ये क्या करेगा, इसके रिसेप्टर यहाँ होते हैं, ये कहेंगे बच्चों जब प्रोटीन वाले हार्मोन चले इस पे एक्शन डालने के लिए, तो प्रोटीन वाले हार्मोन आए सेल मेम्ब्रेन तक ही रह गए। अब इन्होंने सेल मेम्ब्रेन को झंझना दिया, किसको? सेल मेम्ब्रेन को। तो सेल मेम्ब्रेन के बाद जब इसको रिसेप्टर्स यहाँ मौजूद होते हैं बच्चों, तो इसमें कन्वर्जन होता है, एटीपी के मॉलिक्यूल्स चेंज हो जाते हैं। किसके मॉलिक्यूल? एटीपी के मॉलिक्यूल्स, एटीपी के मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाते हैं बच्चों एडीपी में। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? एडीपी में। तो इसका फर्स्ट रिसेप्टर अगर पूछा जाए कहाँ प्रेजेंट होता है, अब ये फर्दर ठीक, एटीपी से एडीपी बना और क्या बनता है बच्चों? साइक्लिक एएमपी। अलग अलग हार्मोन में अलग अलग होता है। साइक्लिक एएमपी यानी ये हुआ तो फर्स्ट केमिकल मैसेंजर। फर्स्ट कौन हुआ? ये हुआ। सेकंड मैसेंजर क्या जनरेट हो रहे हैं? ये हो रहे हैं सेकंड मैसेंजर जनरेट, क्योंकि ये अब आगे अपनी रिस्पांस कहाँ लेके जाना, ये मास्टर कंट्रोल है। न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? मास्टर कंट्रोल। तो यहां तक तो पहुंचना ही चाहिए क्योंकि सब कुछ इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो प्राइमरी फर्स्ट केमिकल मैसेंजर्स इसके कहां थे? सेल मेम्ब्रेन पे थे। जब उसको क्या किया? टच किया, स्टिमुलेट हुआ एडिनाइलेज साइक्लेज एंजाइम, उसने एटीपी को साइक्लिक एएमपी एडीपी में तोड़ दिया। और भी बनते हैं बच्चों, इनॉल ट्राइफॉस्फेट भी बनता है सेकेंडरी मैसेंजर। अब ये मैसेज लेके जाते हैं कहां पे? न्यूक्लियस के पास। अब इन्होंने न्यूक्लियस के पास मैसेज भेजा, तो अब बताओ न्यूक्लियस का काम क्या है? न्यूक्लियस के पास जब मैसेज आया तो न्यूक्लियस फर्दर, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है। अब ये डीएनए के मॉलिक्यूल से क्या बनना शुरू हुआ? आरएनए के मॉलिक्यूल्स। आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन। प्रोटीन से क्या बनेगा बच्चों? एंजाइम। एंजाइम से क्या होगा? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म से वैसा ही फंक्शन, वैसा ही फंक्शन तो वैसा ही फिजिकल अपीयरेंस, सारा का सारा फंक्शंस होने लगा। बस ये दिमाग में भरना है हम लोगों को कि जो है कि इसमें फर्स्ट केमिकल मैसेंजर और सेकंड केमिकल मैसेंजर को जनरेट कराता है कौन? प्रोटीन वाला हार्मोन। समझ गए? प्रोटीन वाला हार्मोन क्या करा रहा है? ठीक, प्रोटीन वाला ये क्या कराएगा बच्चों? सेकेंडरी मैसेंजर का डेवलपमेंट कराता है। अब ये क्या करते हैं? सेकेंडरी मैसेंजर कौन कौन हो सकते हैं? साइक्लिक एएमपी हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, IP3 इनोसिटाल ट्राइफॉस्फेट हो सकता है, ठीक है ना, एडीपी हो सकता है। एडीपी बताओ बताओ बताओ, कोई दिक्कत? ठीक। अब ये क्या करेगा बच्चों? फिर मेटाबॉलिज्म चालू। अब इसमें क्या होगा? उस वाले में देखो, स्टेरॉइड वाले में। अब ये मैं एक बार फिर से न्यूक्लियस मैंने बना दिया, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए आरएनए अगेन मौजूद हैं। अब इसमें क्या होगा बच्चों? ये चला जो है स्टेरॉइडल हार्मोन। स्टेरॉइडल हार्मोन किसके बने हैं बच्चों? लिपिड के बने हैं। अब जब ये लिपिड के बने हैं तो बताओ ये भी लिपिड की, ये कहेगी अंदर सीधा आओ राजा। ये वाले स्टेरॉइडल हार्मोन क्या कहेंगे? अंदर सीधा आओ राजा, तुम्हें यहाँ रुकना नहीं है, तुम आ जाओ, तुम सोल्यूबल हो, तुम आ जाओ। ये जाएंगे, इसके रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में थे स्टेरॉइडल वाले। ये किसको एक्टिवेट करेंगे बच्चों? न्यूक्लियस को। जब न्यूक्लियस को एक्टिवेट करेंगे, रिस्पांस पहुंचा तो यहाँ से अगेन डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन से एंजाइम, एंजाइम से वैसा फंक्शन, सब कुछ फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। ठीक, नहीं समझ पाए?
हाँ ठीक, स्टेरॉयडल क्योंकि ये बच्चों क्या है इसमें, ये भी लिपिड के बने हैं, ये भी लिपिड के बने हैं, तो कोई रुकावट नहीं। तो ये क्या कहेंगे, अंदर सीधा आओ राजा। ठीक, ये डायरेक्ट, कोई नो सेकेंडरी मैसेंजर, नो सेकेंडरी मैसेंजर डेवलप हियर। ठीक, अब इसके बाद न्यूक्लियस वाले देखो, न्यूक्लियस वाले भी सेम मैकेनिज्म न्यूक्लियस वालों की भी होती है। ये भी क्या होंगे बच्चों, यानी अमीनो एसिड कंटेनिंग, ये भी डायरेक्ट क्या होंगे बच्चों, न्यूक्लियस को एक्टिवेट करेंगे, उसके प्रोटीन को एक्टिवेट करेंगे, डीएनए आरएनए सब कुछ जो है वैसे ही। ठीक है, डॉक्टर हैदर सर के क्लिनिक पे आप जाके चेकअप करा सकते हैं। असरार सिस्टर, मेरे को थायराइड है, उसका जल्द से जल्द निकल सकता है क्या T4 लेवल? बेटा अगर थायराइड है तो आपको सबसे पहले जो है लियोथायरॉक्सिन, अब कितना लेवल है ये रिपोर्ट भेजिएगा हमको। और लियोथायरॉक्सिन बासी मुंह यानी सुबह उठने से पहले आपको खाना है, 25 की है 50 की है, ये डिपेंड करता है आपके थायराइड के लेवल पे। ठीक है ना, और ये सब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं, आपको जो है मेंटेन करके ही चलना है। ये बहुत घातक भी नहीं होते, ऐसा नहीं कि बहुत घातक हैं, आप इसको मेंटेन करके रखेंगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना बच्चों, तो ये आज का था हमारा लेक्चर। हाँ बिल्कुल सही सुनील, सीधा अंदर आओ, खुड़की यानी रिसेप्टर ना खड़काओ, है ना। हाँ अब याद रहेगा तुम लोगों को, है ना, भूलेगा नहीं। जबकि वहाँ पे क्या था, हाँ ऐसे ही तो चीज़ें याद रहेंगी ना, जब क्वेश्चन आएगा तो हम ही को याद करोगे। हाँ सुबह उठने से पहले जो है बासी मुँह खा लेना, उठने से पहले सोते सोते खा लो, अभिषेक बता रहे हैं, बहुत मारेंगे तुमको जो है। चलिए कोई बात नहीं, आज का लेक्चर वैसे ठीक था। कल हम लोग शुरू करेंगे बच्चों कौन सी एनसीईआरटी 12th की, जो बहुत ही आसान है बच्चों। ठीक है ना, हाँ अब 11th एनसीईआरटी बेटा 16 चैप्टर हैं हम लोगों के, तो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे 19 तक। इसके बाद आप लोग मुझे जो है बताइएगा, आप लोग मुझे ये बताइएगा कि हमें क्या करना है, यूनिट वाइज रिवीजन रखें या क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप बताइएगा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस सभी के 90 क्वेश्चन शुरू करें या फिर जो है हम यूनिट वाइज रिवीजन कराएं। मेरे ख्याल से क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा बेटर होगी। एक दिन में 2 चैप्टर के क्वेश्चन यानी 180 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लें, उसके बाद अगर टाइम हमें मिल रहा है अगेन हम लोग यूनिट वाइज रिवीजन कर लें। क्या कह रहे हो? अगर शुगर स्टार्टिंग हो तो देखो, सुन लो बाबू, सुन लो, थोड़ा सा सुन लो, जल्दी जल्दी सुन लो। देखो बाबू, कल बताया था कि फास्टिंग ब्लड शुगर 70 to 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, तो ये नॉर्मल है। ये क्या है बच्चों? नॉर्मल। अब इसके 2 घंटे के बाद आपने हॉक के खाया, उसके बाद चेक कराया, तो यानी पोस्ट प्रेंडियल आपने जब चेकअप कराया बच्चों, तो इसमें लेस देन और इज इक्वल टू 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आना चाहिए, तो आपकी जो है नॉर्मल है। अगर आप ऐसे ही आ गए, रैंडम ब्लड शुगर हो गई आपकी, तो ये 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो हम लोग कहेंगे नॉर्मल है। ठीक है ना, तो ये क्राइटेरिया 3 रखा गया। अब इससे अगर आपकी जो है लेवल ज़्यादा हो रहा है, तो सबसे पहले आप ऐसी चीज़ें खाना छोड़ दें जिसमें शुगर है, जो ज़मीन के नीचे उगती हैं, जैसे पोटैटो हो गया। ठीक है ना, हाँ आलू सबसे ज़्यादा शुगरी होता है, तो ये सब चीज़ें जो है आप छोड़ दें। ठीक है ना, इसके बाद आपको डाइट में एक्सरसाइज करना शुरू कर दें बच्चों। ये नहीं कि सो के 1.5-2 किलो खा के सो गए, हाँ यही करते हो तुम लोग, जो है 2-3 कुंटल खा के सो जाते हो, और यही सो के उसके बाद व्हाट्सएप चलाते हो, चेक करते हो किसका फ़ोन आया किसका नहीं, है ना, किसका फ़ोन आया किसका नहीं, किसका चैट आया किसका मैसेज आया। अरे यार किसी का नहीं आया, किसी ने चैट ही आया नहीं हमको, है ना। तो एक्सरसाइज आप करिए बच्चों, एक्सरसाइज ये वाली करिए कि पसीना आए, हॉक के वाली, ये नहीं कि बस आराम से चल रहे हैं मॉर्निंग वॉक की तरह, पसीना कुछ नहीं आ रहा है, तो पसीना भी आना चाहिए। ठीक है ना, और क्या हो सकता है बच्चों, अगर मोर देन 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जा रही है तो यूरिन में पास होने लगेगी, और जब इसका लेवल बढ़ने लगता है तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। तो आप दवा दे सकते हैं, मेटफॉर्मिन की शुरुआत करिए एक केमिकल से,
मेटफॉर्मिन शुरू करिए। अगर ब्लड लेवल कंट्रोल है, डाइट मेंटेन करिए, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा जो है शुगर वुगर से भी थोड़ा सा। बतूल असरा, क्या खाना सोने से पहले, क्या खाना सोने से पहले? मॉर्निंग वॉक एवरी डे। क्या खाना सोने से पहले? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ बेटा। अच्छा नहीं, क्या खाना, अच्छा क्या खाएं सोने से पहले? सोने से पहले सबसे सही होता है बच्चों, आप खाना खा ही लेते हैं, उसके बाद आप जो है मॉर्निंग वॉक करिए। थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक कह रहा हूँ, नाइट वॉक जो है कम से कम 30 मिनट आप करिए। उसके बाद जो है पढ़ाई वढ़ाई थोड़ा सा करिए, पानी हौक के पीजिए, फिर बिस्तर पे जाइए, ठीक है ना। कोई नहीं, एक दिन रख देंगे ऐसा टॉपिक डिस्कशन जो है ना, नॉर्मल उस पर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग कल 12th NCERT के साथ, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर का नाम, और बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। हम लोग उसी के से स्टार्टिंग करते हैं। और जो टेस्ट होने वाला है उसमें कंप्लीट NCERT बच्चों आने वाली है आपकी 11th की। यही आपका बताएगी रिजल्ट। जो भाग गया वो गया, कि पूरी NCERT आ रही, कौन पढ़ के जाए, तो उस दिन तुम गए। जिस दिन तुमने कहा कि हमको करना है, उस दिन कर लोगे, ठीक है ना, उखाड़ दोगे सबको। हाँ चलिए ठीक है, ओके बाय बच्चों, पढ़ाई करिए अच्छे से। देखना है जो जीता वही सिकंदर वाला हिसाब है यहाँ पे।